नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम इन गेटवेला। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अभ्यास सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ। इस सीरीज में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को वेरियस टॉपिक में डिवाइड कर दिए हैं और हर एक लेक्चर में उस टॉपिक के 10 से 12 बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट्स। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इस अभ्यास सीरीज का जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेशन चल रहा है उसका शेड्यूल दे रखा है। आज जैसे 25 अक्टूबर है, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा 26 को कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 27 को डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पार्ट 1, 28 को डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पार्ट 2 एंड एनर्जी मेथड्स डिस्कस करेंगे। फिर 29 और 30 को सैटरडे संडे इसलिए गैप है। 31 को हम लोग कंबाइन लोडिंग एंड थिन प्रेशर वेसल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड 8 अक्टूबर को हम लोग कॉलम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चूंकि आज 26 अक्टूबर है, सॉरी 25 अक्टूबर है, दैट्स वाई हम लोग किसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसा कि सब जानते हो, मेरा नाम रामानंद बंसल, आपका आरबी सर। मैंने 2014 में गेट क्रैक किया था विथ ऑल इंडिया रैंक 70। उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईओसीएल, एचपीसीएल एंड बार्क में हुआ था। फाइनली मैंने आईओसीएल ज्वाइन किया एज ऑपरेशन ऑफिसर इन हजीरा टर्मिनल सूरत। वहाँ 1 साल काम करने के बाद मैंने जॉब से क्विट किया और उसके बाद से ही लगातार मैं गेट इंडिया सी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करें हम लोग टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करना। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इट इज एनएटी बाय मिस्टेक टाइप। दिस क्वेश्चन इज एनएटी। एनएटी मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ओके, so what this question is saying, a shaft is subjected to torsional loading as shown in figure। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है। मेरे को क्या निकालना है, यहाँ एक्सिस बताया हुआ, ध्यान देना। ये मेरा शाफ्ट के लेंथ के लॉन्ग जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्रॉस। ठीक है, अच्छा, क्रॉस सेक्शन में 2 एक्सिस होगा, एक तो ये वाई एक्सिस हो गया, एक ये एक्सिस भी होगा, ये एक्स एक्सिस है। कैसे पता? अरे मेरे भाई, ये वाई और जेड है तो ये एक्स एक्सिस होगा। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो ये साइड व्यू भी दिया हुआ है। अगर मेरा ये क्रॉस सेक्शन इमेजिन करना और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका साइड व्यू बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? तो ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर पॉइंट? तो दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये एक्सिस का नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ एक्जेड निकालना है एट पॉइंट ए। यहाँ पॉइंट ए लिखना छूट गया है। हम लोग को किस पॉइंट पे निकालना है? एट पॉइंट ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ एक्जेड एट पॉइंट ए निकालना है। तो मेरे को टाउ मतलब शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस तो निकालने बोला है पॉइंट ए का। जैसे पॉइंट ए का केवल शियर स्ट्रेस निकालने बोलता तो टॉर्सन के कारण तुम लोग का जो फॉर्मूला नहीं है, टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर, जहां टी टॉर्सनल मूवमेंट है, जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और स्मॉल आर जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकाल है उसका सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा। तो उससे जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आंसर दे देते अगर मेरे को शियर स्ट्रेस एंड पॉइंट ए बोलता। बट वो प्रॉपर नोटेशंस के साथ बोला है। हो सकता है पॉइंट ए पे जो शियर स्ट्रेस आ रहा हो वो टाउ एक्स वाई हो, बट क्वेश्चन में तो टाउ एक्स जेड पूछा है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन में जो इस टॉर्सन लोडिंग के कारण पॉइंट ए पे शियर स्ट्रेस आ रहा है वो सच में टाउ एक्स जेड या जेड एक्स है कि नहीं। अगर वो है तो फिर हम लोग का जो टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर फॉर्मूले से शियर स्ट्रेस आएगा पॉइंट ए का, वो आंसर हो गया। बट मान लो पॉइंट ए पे जो शियर स्ट्रेस टॉर्सन के कारण आ रहा है वो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स नहीं है। एक्स जेड या जेड एक्स क्यों पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन में एक्स जेड पूछा है क्योंकि हम लोग को पता है अगर टाउ एक्स जेड जीयर है तो जेड एक्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर होगा और दोनों की वैल्यू सेम होती है। बट हम लोग का जो पॉइंट ए पे टॉर्सन के कारण शेयर आ रहा है वो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स नहीं है। तो फिर मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि क्वेश्चन में टाउ एक्स जेड पूछा है। तो पहले हम लोग यहाँ डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम अलग से ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट ए जिस सेक्शन पे आ रहा है उस सेक्शन का टॉर्सन वाला हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पॉइंट ए इस क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है क्या? हाँ सर, इस क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है क्या? तो इस सेक्शन का हम लोग टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस निकालने। तो वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब भी 2-3 टॉर्सन लोड होना तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल करके ना इस टॉर्सन मूवमेंट को हम लोग इसके वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल करते यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल मतलब जैसे हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क के पहले तो राइट हैंड यूज करोगे और राइट हैंड ऐसे होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री इस पोर्शन और अंगूठे के बीच। अब हम लोग हथेली के इस पोर्शन को टॉर्क के डायरेक्शन में लगाएंगे। तो जो अंगूठा है ना उसका वेक्टर को बताएगा। जैसे 20 पाई, ये पाई है ना, किलो न्यूटन मीटर, इस डायरेक्शन में हथेली को लगाऊं तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या? तो इस टॉर्क का जो वेक्टर है ना वो कुछ ऐसा बनेगा। वेक्टर को डबल एरो से कर देंगे, मतलब ये कोई फोर्स नहीं है, ये किसी मूवमेंट का वेक्टर है, ये बता रहा है।
ठीक है, तो इसका वेक्टर ऐसा आएगा 20 पाई किलो न्यूटन मीटर, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। वैसे इस टॉर्क का वेक्टर लगाओगे तो इसके रोटेशन के डायरेक्शन में हथेली को लगाओगे तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, तो इस टॉर्क का जो वेक्टर होगा वो इधर आएगा और ये कितना होगा 10 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, अब किसी भी सेक्शन का ना टॉर्सनल मूवमेंट निकालने का तरीका क्या है, अगर ये वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हो तो क्या करोगे, जिस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस निकालना है या तो उसका लेफ्ट पोर्शन लो या राइट पोर्शन लो। लेफ्ट को ले रहे हो तो राइट से मतलब नहीं है, राइट को ले रहे हो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है, और उसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सन मूवमेंट आएगा उसका एल्जेब्रिक सम। तो अगर मैं राइट पोर्शन को लूंगा, और ये एल्जेब्रिक सम करते समय हम लोग क्या करेंगे, अगर टॉर्क का वेक्टर इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब इस सेक्शन के परपेंडिकुलर में अंदर की तरफ है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर टॉर्क का वेक्टर आउटवर्ड है, मतलब सेक्शन के परपेंडिकुलर में बाहर की तरफ, तो उसका साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे। कारण उसका उल्टा भी ले सकते हो, चाहो तो आउटवर्ड को प्लस लो, इनवर्ड को माइनस, बट कोई एक फॉलो करना है। तो हम लोग इनवर्ड वेक्टर को प्लस ले रहे हैं और आउटवर्ड वेक्टर को माइनस। तो अगर मैं इस सेक्शन का जिसमें ये पॉइंट ए आ रहा है टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकालूं, मैं राइट पोर्शन को ले लेता हूं, क्योंकि राइट पोर्शन में सपोर्ट नहीं है तो रिएक्शन ही निकालना पड़ेगा। तो इसके राइट पोर्शन में 2 लोड आ रहा है, ये 20 पाई, अच्छा ये 10 पाई है ना, 20 पाई किलो न्यूटन मीटर। ये इस सेक्शन के परपेंडिकुलर में कैसा है, इनवर्ड, और इनवर्ड को हम लोग प्लस ले रहे हैं तो ये आएगा 20 पाई। अगला ये 10 पाई किलो न्यूटन मीटर, ये इस सेक्शन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है, इनवर्ड को प्लस ले रहे हैं तो आउटवर्ड को माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 10 पाई किलो न्यूटन मीटर। यानी इस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस है 10 पाई किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 10 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। ठीक है, ये हो गया, और ये पॉजिटिव आया, मतलब ये इसका वेक्टर कैसा होगा, इनवर्ड वेक्टर। अब इसके कारण हम लोग को पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस निकालना है, तो हम लोग पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस ड्रॉ करने के लिए ना पहले यहाँ से एक स्मॉल सा ऐसे थिक करके ये लेमिना को अलग से कट करके बना दो। ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और पॉइंट अभी किस साइड आ रहा है, बॉटम साइड आ रहा है। इमेजिन करना, पॉइंट ए किस साइड आ रहा है, बॉटम साइड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ए का टॉर्सोमोडाल रेजिस्टेंस 10 पाई इंटू 10⁶ है, और प्लस यानी इनवर्ड। इनवर्ड अभी मैं क्या करूंगा, इस साइड का सेक्शन को देख रहा हूं, इस साइड इनवर्ड वेक्टर बनाना होगा तो ऐसा बनेगा क्या, और उसी को टॉर्सन मूवमेंट के टर्म में दिखाना पड़ेगा, तो इनवर्ड का टॉर्सन मूवमेंट कुछ ऐसा होगा क्या, हो गया। तो यहाँ पॉइंट ए का ये के जिस सेक्शन पे आ रहा है उस सेक्शन का ये टॉर्सन मूवमेंट रेजिस्टेंस है 10 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। डायरेक्शन होगा, जैसे अगर इस साइड ऐसा, इस साइड बनाते तो ऐसा बनाता है, और खुद इमेजिन कर सकते हो इस साइड का इनवर्ड वेक्टर ऐसा था, बट इस एक साइड बनाओ, या तो इसके राइट साइड बनाओ या लेफ्ट साइड। अभी मैं किस साइड बनाया हूँ, राइट साइड पे। अब पॉइंट ए के शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि टॉर्सन मूवमेंट के कारण शियर स्ट्रेस डायरेक्टली किस पे आएगा, उस शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन पे। तो जो भी पॉइंट ए का क्रॉस सेक्शन होगा ना उस पे शियर स्ट्रेस ड्रॉ करोगे, पहला चीज। हाँ, दूसरा चीज ये पता है कि हम लोग को शियर हमेशा कभी भी अकेला नहीं आता, अगर किसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे उसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट ए है ना इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ, और तोड़ के यहाँ पर मैं उसका जूम करके एक व्यू बनाता हूँ। तो जूम करके अगर मैं एक व्यू बनाऊंगा, पॉइंट ए को तोड़ दे रहा हूँ, तोड़ के उसका जूम करके व्यू बना रहा हूँ, तो कुछ कैसा बनेगा, ये पॉइंट ए को मैं तोड़ दिया हूँ और उसका जूम्ड व्यू है ये। और क्रॉस शियर स्ट्रेस टॉर्सन ज्ञान किस में आएगा, क्रॉस सेक्शन में। अब इधर ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन जो होगा, अगर राइट साइड का क्रॉस सेक्शन देखो तो ये जो मेरा है ये क्रॉस सेक्शन है, तो अगर इस जूम्ड व्यू पे देखोगे तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन होगा क्या, हाँ सर ये राइट साइड का क्रॉस सेक्शन है। लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शन मार्क करोगे तो क्या ये लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शन होगा क्या, हाँ सर। लेकिन अभी या तो लेफ्ट साइड के क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन वाला शियर ड्रॉ करो या राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में, तो अभी मैं पहले राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये टॉर्सन मूवमेंट पॉइंट ए के राइट साइड में बना के दिखाया हूँ। अभी यहाँ तक क्लियर है। अब ये इस राइट साइड के पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस कैसा आएगा, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल ये देखो, जैसे ये टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस आ गया ना, तो इसके कारण पॉइंट ए पे जो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन होगा राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में, तो इस पॉइंट को देखो। अच्छा, अगर मैं यहाँ सेंट्रॉइड देखूँ तो सेंट्रॉइड क्रॉस सेक्शन का ये है क्या, तो क्या करोगे, पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन के इस पॉइंट को सेंट्रॉइड से मिलाओगे, ये ऐसा बनेगा, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। किसी भी पॉइंट का टॉर्सन शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसे होता है, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड से मिलाओ, उस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उस लाइन पे टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस आएगा, बट कैसा आएगा, अब उस लाइन पे ऐसा एरो लोगे ऐसा एरो लोगे कि एरो ऐसा होना चाहिए कि उस एरो का इफेक्ट सेंट्रॉइड के अबाउट इस टॉर्सन मूवमेंट वाले रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में होना चाहिए। कैसे मैं समझा रहा हूं,
ध्यान देना, ये टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस अगर मैं इधर देखूं राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में, तो इसका इफेक्ट कुछ ऐसा, अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब ये देखो कि ये जो टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए को किधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इमेजिन करना, क्या ये पॉइंट ए को हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ ले जाना चाह रहा है, कि अगर इसको मैं बाहर की तरफ बोलूं, इसको अंदर की तरफ, तो ये पॉइंट ए को हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ ले जाना चाह रहा है क्या, यानी, और ये रेजिस्टेंस है, तो पॉइंट ए के राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में जो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल बाहर की तरफ, अगर मैं इसको यहां बना के दिखाऊं, यहां बना के दिखाऊं, तो कुछ ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल बाहर की तरफ। ये पॉइंट ए का टॉर्सन शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन है राइट साइड के क्रॉस सेक्शन का। यहां तक क्लियर है क्या? सिंपल राइट हैंड, सिंपल, अगर मैं इस सेंट्रॉइड से पॉइंट ए को मिलाऊंगा, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ऐसा बनेगा। अब इस लाइन में एरो अंदर की तरफ लू कि बाहर की तरफ, तो ऐसा एरो लोगे कि उस एरो का सेंट्रॉइड के अबाउट इफेक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसे टॉर्सन मूवमेंट वाले रेजिस्टेंस का। तो ये ऐसा है, तो उस इस रेजिस्टेंस के हिसाब से ये पॉइंट ए को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल बाहर की तरफ, इसलिए पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन होगा राइट साइड। राइट साइड में ऐसा है, तो लेफ्ट साइड के क्रॉस सेक्शन में ऐसा होगा। अब इसका नोटेशन क्या, अच्छा, कभी भी अगर शियर स्ट्रेस आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आएगा क्या, मैं बाहर, इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला प्लेन होगा, ये जो बाहर की तरफ है, ये होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ड्रॉ करोगे, तो इमेजिन करना शियर लेमिना को ऐसा घुमा रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर कुछ ऐसा घुमाएगा कि, अलग कलर ले लेता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कुछ ऐसा घुमाएगा कि, इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। बट वो शेयर बना लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बता सकते हो। अब इसका नोटेशंस क्या होगा, फिर वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। इसका नोटेशन क्या होगा, तो सबसे पहले ये इस प्लेन पे आ रहा है क्या, हाँ सर। अब यहाँ पर एक्सिस का नेमिंग करना, ध्यान देना, ये पॉइंट ए को जूम किए थे, साथ में जो लेंथ के लॉन्ग एक्सिस है, मतलब ये एक्सिस मेरा कौन सा एक्सिस है, जेड, जो ऐसा वर्टिकल एक्सिस है क्या, ये एक्सिस वाई है क्या, और जो ये एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है क्या, और ये और शियर स्ट्रेस को देखोगे ना, तो ये एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई भी स्ट्रेस का नोटेशन में हम लोग सफिक्स में 2 लेटर लेते हैं, तुम लोग को पता होगा क्या क्या, जैसे ये पॉइंट ए के शियर स्ट्रेस को टाउ ए बोलूं, तो इसका नोटेशन क्या होगा, तो किसी भी स्ट्रेस के नोटेशन में हम लोग सफिक्स में 2 लेटर लेते हैं, एक लेटर 1 और एक लेटर 2। लेटर 1 बताता है कि वो स्ट्रेस किस फेस या प्लेन पे आ रहा है, किस फेस या प्लेन में, मतलब शियर स्ट्रेस जिस भी फेस पे आ रहा है, अगर उसका परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स है, मतलब मैं बोलूंगा वो शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जिसका भी बात करो, वो एक्स फेस में आ रहा है, तो पहला लेटर एक्स होगा। कोई भी स्ट्रेस जिस प्लेन पे आ रहा है, अगर उसका परपेंडिकुलर एक्सिस वाई है, मतलब वो स्ट्रेस वाई फेस में आ रहा है, तो पहला लेटर वाई। सिमिलरली कोई जिस प्लेन पे आ रहा है जो भी स्ट्रेस, अगर उसका परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है, तो पहला लेटर जेड होगा। दूसरा लेटर बताता है, यानी फर्स्ट लेटर इज सिग्निफाइंग फेस, दूसरा लेटर बताता है डायरेक्शन, ठीक है। वो शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जिस भी डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो पहला लेटर एक्स, वाई में आ रहा है तो पहला लेटर वाई, सॉरी दूसरा लेटर, अगर एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो सेकंड लेटर एक्स, वाई डायरेक्शन में आ रहा है तो सेकंड लेटर वाई, जेड डायरेक्शन में आ रहा है तो सेकंड लेटर जेड। तो अगर मैं ये जो पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस आया है, अगर मैं ये देखो, ये पहले किस प्लेन पे आ रहा है, तो इस प्लेन पे आ रहा है। अब ये कौन सा फेस है, एक्स फेस की, वाई फेस की, जेड फेस, इसके लिए इसका परपेंडिकुलर एक्सिस देखो, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है क्या, तो ये जेड फेस में आ रहा है, इसलिए इसका पहला लेटर क्या होगा, टाउ जेड। अगला किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है क्या, ये जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है क्या, तो दूसरा लेटर एक्स होगा। तो पॉइंट ए पे टॉर्सन के अंदर जो शियर स्ट्रेस आएगा, दैट शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट टाउ जेड एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाउ एक्स जेड, हड़बड़ा के जीरो मत कर देना। अगर टाउ जेड एक्स शियर है, तो क्या टाउ एक्स जेड उसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर होगा क्या, ये टाउ एक्स जेड है। और मेरे को उतना दिमाग नहीं लगाना, अगर टाउ जेड एक्स आ रहा है तो एक्स जेड आएगा ही, और शियर कॉम्प्लीमेंट्री शियर की वैल्यू सेम होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, तो टॉर्सन के अंदर जो पॉइंट ए पे शियर आ रहा है, वो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स ही है, और उसी की वैल्यू पूछा है। अब वो वैल्यू निकालेंगे, बट मान लो क्वेश्चन में टाउ एक्स वाई पूछा होता, तो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स आ रहा है, मतलब टाउ एक्स वाई जीरो होगा क्या, तब तो कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, टाउ एक्स वाई जीरो, क्योंकि जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स है। टाउ वाई जेड पूछा होता तो जीरो होता, बट अभी हाँ जो आ रहा है उसी को पूछा है क्या, तो ये निकालो। और ये कैसे निकालोगे, टी अपॉन जे, टॉर्सन के अंदर शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर, जहाँ टी टॉर्सन मूवमेंट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और जिस सेक्शन का शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हो उस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट कितना है, 10 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन एम एम, अपॉन जे, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर, क्वेश्चन में इसका डायमीटर दिया 100 mm, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, π/32 इंटू 100⁴ इंटू स्मॉल आर इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो उसका सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस, और अगर पॉइंट ए बॉटम में है ना, पॉइंट ए का सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस देखोगे तो क्या डायमीटर के हाफ के बराबर है क्या,
और चूंकि डायमीटर 100 mm दिया है तो उसका हाफ कितना होगा 50। तो यहाँ से पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस आएगा और वही मेरा टाउ जेड एक्स या एक्स जेड है। अब ये कैलकुलेशन है कर लेना, मैं निकाल ले रहा हूँ। 10 पाई इंटू 10⁶ इंटू 50 डिवाइड बाई पाई इंटू 3200, इट इज कमिंग 160 मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट। तो टाउ एक्स जेड या जेड एक्स की वैल्यू कितनी है सर एट पॉइंट ए 160 मेगा पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन में ये पॉइंट ए नहीं लिखा था तो मैं चेंज कर दिया हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 160 मेगा पास्कल। ठीक है, तो चलो अब बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी एनएटी टाइप है। क्वेश्चन में एक शाफ्ट दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है, लेंथ एंड सब दिया है। एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है फ्री एंड का डिग्री में। रेडियन में अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट निकल गया तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, जी दिया हुआ है पूरे शाफ्ट का सेम है एंड दैट इज 80 गीगा पास्कल। ठीक है, तो डायग्राम को मैं अलग से कर दिया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको पोर्शन पे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पूरे पोर्शन का जी तो सेम है लेकिन जे पूरे का सेम है क्या, नहीं, क्योंकि डायमीटर चेंज हो रहा है मतलब जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। बीच में लोडिंग चेंज हो जाए तो टॉर्सन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको पॉइंट्स पे डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे, इस पॉइंट को ए बोला, बीच में जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नया पॉइंट दे दो। तो यहाँ पर नया लोड भी आ गया, डायमीटर भी चेंज हो गया तो इसको बी बोल दे रहा हूँ। यहाँ भी नया लोड आ गया, डायमीटर चेंज हो गया तो इसको सी बोल दे रहा हूँ। और ये लास्ट पॉइंट है तो इसको क्या बोल दिया, टी। अच्छा, अगर किसी भी पोर्शन का टी यानी टॉर्सन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस, जी यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो उस पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टी एल अपॉन जी जे। लेकिन यहाँ टी जी जे पूरे का सेम नहीं है तो इसीलिए तो इसको पोर्शन में डिवाइड किया। बट अगर मैं बात करूँ ए बी पोर्शन, क्या ए बी पोर्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस जी और जे सेम होगा क्या, हाँ, जी यानी मटेरियल सेम है, जे क्रॉस सेक्शन सेम है तो जे सेम। ए बी के बीच में कोई नया लोड नहीं है तो ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी के लिए टी एल अपॉन जीजे फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, बीसी के लिए टी एल अपॉन जीजे यूज कर सकते हैं, सी डी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे के लिए एक साथ यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना क्या है सर, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ फ्री एंड। फ्री एंड मेरा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। अच्छा, मेरे को क्या पता है कि किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग को टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, जैसे अभी किस पॉइंट का निकालना है सर, ए पॉइंट का, तो हम लोग उस पॉइंट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फिक्स पॉइंट मेरा ट्विस्ट होने वाला नहीं है। और यहाँ फिक्स पॉइंट मेरा कौन सा है, पॉइंट डी। तो अगर मेरे को ए का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, डी। अब थीटा ए डी कैसे निकालूंगा, ए डी के लिए तो फॉर्मुला यूज नहीं कर सकता, बट ए डी के बीच में 3 पोर्शन आ रहा है, ए बी बी सी और सी डी। तो थीटा ए बी कैसे निकालोगे, पहले थीटा ए बी निकाल लो प्लस थीटा बी सी निकाल लो प्लस थीटा सी डी और इन तीनों का एल्जेब्रिक सम। अच्छा, थीटा ए बी निकालने के लिए ए बी का टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, थीटा बी सी के लिए बी सी का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सी डी के लिए सी डी का। तो पहले मैं इंडिविजुअल पोर्शन का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अगेन वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले इस टॉर्क को हम लोग उसके वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। और वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो इस टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली लगाओगे तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, तो इसका वेक्टर इधर होगा किलो न्यूटन मीटर में, बाद में न्यूटन एम में कन्वर्ट कर देंगे, 10 किलो न्यूटन मीटर। अगेन यहाँ टॉर्क के डायरेक्शन में राइट हैंड का हथेली लगाओगे तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, इसका भी वेक्टर इधर होगा और वैल्यू 10 है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ ना, किलो न्यूटन मीटर है। यहाँ टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली लगाओगे तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, मतलब इस टॉर्क का वेक्टर इधर होगा, इट इज 30 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं एक एक सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। पहले कौन से पोर्शन का, ए बी का, क्योंकि क्या ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रेजिस्टेंस सेम होगा, हाँ सर, क्यों, क्योंकि ए बी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो जो ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए या तो राइट पोर्शन लूंगा या लेफ्ट, रिएक्शन ही निकाला हूँ तो लेफ्ट पोर्शन लेने से कोई मतलब नहीं है तो राइट ले लेता हूँ। इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है, ये 10 किलो न्यूटन मीटर। अब ये देखूंगा इसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सन मूवमेंट आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम, ये करते समय हम लोग इनवर्ड वेक्टर को प्लस करेंगे, आउटवर्ड को माइनस। तो ये देखो, ये टॉर्क इसके रिस्पेक्ट में इनवर्ड है कि आउटवर्ड, सर ये इनवर्ड है और इनवर्ड को प्लस कर रहा हूँ तो ये प्लस 10 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन एम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10⁶ न्यूटन। सिमिलरली बीसी पोर्शन का टॉर्सन मोमेंट रेजिस्टेंस, बीसी के बीच कोई नया लोड नहीं है तो बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो बीसी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए अगेन राइट पोर्शन को ले लेता हूँ। इसके राइट पोर्शन में 2 लोड है, ये 10 और ये 10। ये 10 इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड यानी प्लस, ये 10 भी इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड यानी कि प्लस, और कोई नहीं आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर। न्यूटन एम में कन्वर्ट करोगे तो 20 इंटू 10⁶ न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है क्या।
नेक्स्ट हम लोग CD पोर्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगेन CD के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि बीच में कोई नया लोड नहीं है। तो जो CD के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए अगेन राइट पोर्शन ले लो। इसके राइट पोर्शन में 3 लोड है, 10 10 30। 10 इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड यानी +10। ये 10 इसके परपेंडिकुलर में अगेन इनवर्ड और इनवर्ड को प्लस ले रहे हैं इसलिए +10। 30 इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड और आउटवर्ड को माइनस ले रहे हैं इसलिए -30। तो कितना आ रहा है 20 - 30 दैट इज -10 किलो न्यूटन मीटर। इसको हम लोग अगर न्यूटन mm में कन्वर्ट करें तो -10 × 10⁶ न्यूटन। ये आ जाएगा क्या? जैसे ही आ गया तो मेरा ये निकल जाएगा। क्या करूँगा? थीटा ए बी, ए बी के लिए टी जीजे सेम है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? TL/जीजे। टी ए बी पोर्शन का टॉर्सन मोमेंट रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट 10 × 10⁶ न्यूटन mm। एल लेंथ ऑफ ए बी पोर्शन, बस फोर्स को न्यूटन में डायमेंशन को mm में रखना। तो ए बी पोर्शन का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1000। जी ए बी पोर्शन के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज नथिंग बट 80 गीगापास्कल। जी पूरे का सेम है तो जी चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, और इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 80,000 मेगा पास्कल। और मैथमेटिकली मेगा पास्कल ही कौन सा यूनिट होता है? न्यूटन पर mm²। तो जी कितना है मैं लिखते जा रहा हूँ 80,000। जे ए बी पोर्शन के क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए बी पोर्शन के क्रॉस सेक्शन का डायमीटर कितना है? 100 mm। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? π/32 × 100⁴ प्लस थीटा BC। BC पोर्शन के लिए TL/जीजे। टी पोर्शन BC पोर्शन का रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट 20 × 10⁶ न्यूटन mm। एल BC पोर्शन का लेंथ, BC portion length is 1.5 meter, in mm it will be 1500। G is same 80,000 and J will be π/32 into d⁴, where D is the diameter of BC portion which is nothing but 150 mm. So it will be 150⁴ plus theta CD, TL/GJ for CD portion। T is torsion moment resistance for CD portion which is -10 × 10⁶. L is length of CD portion, in meter it is 2 meter, so in mm it will be 2000 mm। G is modulus of rigidity which is 80,000 megapascal, and J is polar moment of inertia। Diameter of CD portion is 200, so polar moment of inertia will be π/32 × 200⁴। यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा AD। चूंकि D फिक्स है तो यही क्या होगा? A का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम। आई एम कैलकुलेटिंग, you can check calculation na, it might be possible I can do some calculation error, so you can check that। it will come 0.0187 रेडियन। ठीक है, ये आएगा। बट क्वेश्चन एग्जामिनर को थीटा ए या फ्री एंड का एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है डिग्री में, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मेरे को पता है D/180 = θ/π, जहाँ थीटा रेडियन है और डी डिग्री में है, तो θ/π और 180 को उधर ले जाएंगे तो क्या डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा × 180 / π होगा क्या? हाँ सर चेक। तो ये क्या हो जाएगा? 0.0187 रेडियन डिवाइड बाई पाई इंटू 180, इतना डिग्री आएगा। तो अब ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, और कैलकुलेशन के बाद ये कितना आ रहा है? 0.0187 डिवाइड बाई पाई इंटू 180, इट इज कमिंग 1.07 डिग्री। यू कैन चेक कैलकुलेशन। So in degree, angle of twist of free end is nothing but 1.07। क्लियर है? तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब सीधा बिना देरी के कौन से क्वेश्चन में मूव करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहना ना दोस्त। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन फ्री एंड पे एक टॉर्सन मोमेंट लग रहा है 0.5 किलो न्यूटन मीटर। इतने पोर्शन का डायमीटर 40 mm है, यानी कांस्टेंट है, लेकिन इतने पोर्शन का डायमीटर लिनियरली चेंज हो रहा है 40 mm टू 80 mm। ये इंपॉर्टेंट है। जी 80 गीगा पास्कल है। एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ फ्री एंड पूछा है इस ऑर्डर में 10⁻³ ऑर्डर में, रेडियन में ही पूछा हुआ है ना। कैसे निकालोगे? डायग्राम अलग से कॉपी कर लिया हूँ। अगेन पहले नेमिंग करो, जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नया पॉइंट। इस पॉइंट को मैं ए बोला। अच्छा, लोड तो पूरे का सेम है, जी पूरे का सेम है, बट यहाँ से डायमीटर कांस्टेंट था, इसका डायमीटर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है क्या?
तो इस पॉइंट को बी बोल दिया। अच्छा, अगेन बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, यहाँ डायमीटर लिनियरली चेंज हो रहा है, हाँ सर, और वही पैटर्न लास्ट तक कंटिन्यू है क्या, मतलब पैटर्न कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैं, सी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, हम लोग को सर फ्री एंड का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, यानी थीटा ए। अगेन किसी भी पॉइंट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और फिक्स पॉइंट यहाँ डी है क्या, तो मेरे को थीटा ए निकालना है, तो मैं थीटा ए डी निकालूंगा। बट थीटा ए डी एक साथ नहीं निकाल सकता, क्योंकि ए डी के बीच में, सॉरी, थीटा फिक्स पॉइंट सी है, उसको मैं गलती से टी बोल दिया, तो थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालेंगे। बट थीटा ए सी हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए सी पोर्शन में पूरे में पैटर्न सेम नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, ए बी पोर्शन के लिए निकाल लेते हैं और बी सी पोर्शन के लिए, और उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो थीटा ए सी निकालने के लिए हम लोग करेंगे थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी। अच्छा, ध्यान देना, ए बी और बी सी पोर्शन का बात करूंगा तो पहले तो ए बी पोर्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ए बी के बीच कोई नया लोड नहीं आ रहा। बीसी पोर्शन का भी टॉर्शन मोमेंट रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि बीसी के बीच कोई नया लोड नहीं आ रहा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए बी और बीसी पोर्शन का टॉर्शन मोमेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा, ए बी के हर एक के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, इसलिए ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस सेम होगा। तो जो ए बी के बीच के एक सेक्शन का टॉर्शन मोमेंट रेजिस्टेंस है, वही ए बी के बीच के हर एक सेक्शन का होगा। अब इस एक सेक्शन का क्या आएगा, राइट पोर्शन को ले लो, एक ही लोड है तो राइट, कोई साइन कन्वेक्शन का जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही ले लो, या कन्वर्ट करोगे तो इसका टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को लगाओगे तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, सिंपल, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो टॉर्क के डायरेक्शन में राइट हैंड का हथेली लगाओगे तो अंगूठा इधर, यानी इसका अगर वेक्टर बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा 0.5 किलो न्यूटन मीटर। तो अगर मैं ए बी पोर्शन का डिस्टेंस निकालूं तो इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड है, ये इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है, और इनवर्ड को हम लोग प्लस लेते हैं, फिर यहाँ एक ही है तो जो भी है उसको प्लस ले लेना। इसको न्यूटन एम में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इंटू 10⁶ न्यूटन एम। सिमिलरली बीसी पोर्शन का टॉर्शन मोमेंट रेजिस्टेंस निकालू तो क्या आएगा, अगेन बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो बीसी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए अगेन राइट पोर्शन ले लो, इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड है 0.5, इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड, यहाँ का भी रेजिस्टेंस क्या होगा 0.5 किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन एम में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इंटू 10⁶ ये तो आ गया। अब मेरे को थीटा ए बी निकालना है, थीटा बी सी। थीटा ए बी में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, ये मेरा ए बी पोर्शन है, क्यों दिक्कत नहीं है, क्या ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस सेम है, हाँ सर सेम है। क्या ए बी पोर्शन का डायमीटर सेम है, यानी जे सेम होगा क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ। ए बी पोर्शन का मटेरियल भी सेम है, तो ए बी थीटा ए बी निकालने के लिए तो हम लोग सिंपल टी एल अपॉन जी जे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो करके निकाल लेंगे। लेकिन दिक्कत थीटा बी सी में, उसमें भी दिक्कत नहीं है, बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस सेम है क्या, टॉर्शन मोमेंट वाला, हाँ सर वो सेम है। क्या बीसी के हर एक क्रॉस सेक्शन का जी सेम है क्या, हाँ। लेकिन जे या डायमीटर या क्रॉस सेक्शन सेम है क्या, नहीं सर, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर लिनियरली चेंज हो रहा है, और लिनियरली चेंज हो रहा है तो जब भी ग्रेजुअल चेंज हो, चाहे वो रेजिस्टेंस में हो, चाहे वो जी में हो, चाहे जी में, जैसे यहाँ जे पोलर मोमेंट से है या डायमीटर में ग्रेजुअल चेंज है, तो वहां पर हम लोग को उस पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और कभी भी किसी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटीग्रेट करके निकालना है, हाँ पूरे बीसी पोर्शन के लिए मैं एक साथ इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ, कारण क्योंकि बीसी पोर्शन का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है बीसी पोर्शन में, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटीग्रेट करके निकाल रहे हो, मेरे को किस पोर्शन का निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करके, बीसी पोर्शन का। ए बी पोर्शन के लिए जरूरत नहीं, अच्छा ए बी के लिए इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है ना, तो ए बी के लिए तो पहले निकाल के रख लेता हूँ, वो आसान है। तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा ए बी, क्योंकि ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन वाला रेजिस्टेंस यानी टी, मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जी, और पोलर मोमेंट यानी कि जे, क्योंकि डायमीटर सेम है तो जे भी सेम होगा, तीनों सेम है। तो ए बी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, टी एल अपॉन जी जे, जहां टी ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस है, विच इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10⁶, ये ए बी पोर्शन के लिए निकाल रहा हूं, इंटू एल ए बी पोर्शन का लेंथ है, एंड लेंथ ऑफ ए बी पोर्शन इज 1 मीटर, इन एम एम इट विल बी 1000 mm। जी ए बी पोर्शन के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है विच इज 80 गीगापास्कल, इन मेगापास्कल इट विल बी 80,000 मेगापास्कल। और जे ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वो कितना है, डायमीटर ए बी पोर्शन का 40 mm है, तो पोलर मोमेंट इनर्शिया कितना होगा, π/32 इंटू 40⁴। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी पोर्शन का टॉर्शन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, कितना आ रहा है ये आफ्टर कैलकुलेशन, ये तो मैथमेटिक्स से कर लोगे। इट इज कमिंग 0.5 इंटू 10⁶ इंटू 1000 इंटू 80 डिवाइड बाई 80,000 डिवाइड बाई π/32 divided by 40⁴। It is coming 24.867 into 10⁻³ रेडियन।
ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो थीटा ए बी हम लोग का निकल गया, ये कितना आ रहा है 24.867 इंटू 10⁻³ रेडियन। नेक्स्ट जो हम लोग को कैलकुलेट करना है वो क्या है, थीटा बी सी। थीटा बी सी में बी सी का हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस सेम है, जी सेम है, बट जे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो थीटा बी सी कैसे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके। अच्छा ध्यान देना, अगर किसी भी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटीग्रेट करके निकालना है तो मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे रहा हूं। अगर टी जी जे सेम है तब तो एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फॉर्मूला टी एल अपॉन जी जे है, बट ग्रेजुअल चेंज हो रहा है तो क्या करके निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो जिस पोर्शन के लिए भी इंटीग्रेट करना है ना, जैसे अभी बीसी पोर्शन के लिए, तो उस पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, टी डी एक्स अपॉन जी जे। टी डी एक्स अपॉन जी जे, जहां टी जी जे क्या है बता दे रहा हूं, टी डी एक्स अपॉन जी जे, और इसको बीसी पोर्शन के लिए इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, बस उस पोर्शन में पैटर्न सेम होना चाहिए। तो क्या करोगे, जिस भी पोर्शन के लिए निकालना है उस पोर्शन में एट ए डिस्टेंस एक्स कोई भी एक सेक्शन ले लोगे। वो एक्स कहीं से भी ले सकते हो जहां से तुम लोग का मन करा है। हाँ, एट ए डिस्टेंस एक्स लियो तो यहाँ डी एक्स लिखोगे, अगर सेक्शन एट ए डिस्टेंस वाई लिखो तो यहाँ डी वाई लिखोगे। तो हम लोग हमेशा एट ए डिस्टेंस एक्स ही बोल देंगे उसको। तो उस पोर्शन में एट ए डिस्टेंस एक्स कोई भी एक सेक्शन लोगे, उस सेक्शन का जो टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस है वो टी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी है, और पोलर मूवमेंट जे है। जो कांस्टेंट होगा वो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, और जो चीज ग्रेजुअली चेंज हो रहा होगा वो अपने आप एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर उसको जिस पोर्शन का भी एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, अगर उस पोर्शन में पैटर्न सेम है तो एक साथ इंटीग्रेट कर दोगे, और जहां से एक्स लियो उस हिसाब से लिमिट ले लोगे। जैसे मेरे को बीसी पोर्शन के लिए इंटीग्रेट करना है तो बीसी पोर्शन के हिसाब से लिमिट ले लोगे। तो मैं क्या करता हूं, ये बीसी पोर्शन के लिए लिखते समय ना, बीसी पोर्शन के बीच कोई भी एक सेक्शन ले लिए। अब इस सेक्शन को एट ए डिस्टेंस एक्स लिखो, एक्स कहीं से भी ले सकते हो, एक्स वहां से लेना उस हिसाब से लिमिट ले लोगे, बट एक्स वहां से लेना जहां से जो भी चीज ग्रेजुअल चेंज है उसका इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना आसान हो। जैसे यहाँ टी और जी तो कांस्टेंट है, ग्रेजुअल डायमीटर चेंज हो रहा है इसलिए पोलर मूवमेंट किया। तो अगर मैं एक्स बी से लूंगा, किसी भी टेपर रॉड में ना जो छोटा वाला डायमीटर है ना, उससे अगर डिस्टेंस एक्स लेते हो तो डायमीटर का इक्वेशन लिखना आसान होता है। यहाँ पर एक्स मैं कहां से ले लेता हूँ, सेक्शन बी से। ठीक है, तो क्या होगा, एट ए डिस्टेंस एक्स बीसी पोर्शन के बीच ले लिया। इस पोर्शन का जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है, इस पोर्शन का जो टॉर्सन मूवमेंट वाला रेजिस्टेंस है वो टी है, और इस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस अगेन राइट पोर्शन को लोगे तो यही तो आएगा, क्योंकि बीसी पोर्शन का, पूरे बीसी पोर्शन का रेजिस्टेंस सेम है। तो इस इंटीग्रेशन के इक्वेशन के लिए टी कितना हो गया, 0.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, जी एट ए डिस्टेंस एक्स सेक्शन के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो जी तो पूरे का सेम है बीसी का, तो यहाँ का भी उतना ही होगा। कितना, 80,000 मेगा पास्कल है क्या, तो जी 80,000 मेगा पास्कल। इंपॉर्टेंट है जे, तो यहाँ का पोलर एट ए डिस्टेंस एक्स सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो उसके लिए पहले मेरे को यहाँ का डायमीटर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या एक बार के लिए उसको डी बोलूँ, अगर डायमीटर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिए तो पोलर मूवमेंट क्या होगा, π/32 d⁴। अच्छा, यहाँ डायमीटर लिनियरली चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर। जब भी डायमीटर लिनियरली चेंज होना तो उसको एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर उस पोर्शन में दो जगह का डायमीटर पता है, यहाँ का पता है 40, यहाँ का पता है 80, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तरीका बता रहा हूँ, क्या तरीका है, सबसे पहले देखो जहां जहां का डायमीटर पता है उनमें छोटा वाला डायमीटर कितना है, सर छोटे वाला डायमीटर 40 है क्या, तो पहले 40 लिखो। उसका जाहिर सी बात है यहाँ का डायमीटर 40 से ज्यादा होगा तो कौन सा साइन यूज करोगे, प्लस साइन। इसके बाद क्या होगा, ये लिनियरली चेंज हो रहा है तो उसका स्लोप निकालो। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, जहां जहां का डायमीटर पता है उनका डिफरेंस देखो, यहाँ का डायमीटर 80 और यहाँ का 40, 80 बड़ा है ना, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 80 - 40, ऐसे लिख दे रहा हूं, 80 - 40 अपॉन इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, बट mm में कन्वर्ट करोगे ना तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1000 mm। इनटू जिस सेक्शन का डायमीटर लिख रहे हो उस सेक्शन का डिस्टेंस छोटे वाले डायमीटर से, और इस सेक्शन का छोटे वाले डायमीटर से डिस्टेंस कितना है, x, तो इंटू एक्स, और लीनियर चेंजेस ले x के पावर में 1। तो जब भी लीनियर चेंज है तो ये तरीका अपना सकते हो, और ये तरीका अपनाओगे तो डायमीटर के इक्वेशन आई थिंक कितना आएगा, 40 + 0.04 x, यू कैन चेक कैलकुलेशन। ठीक है, यही आएगा 40 / 1000, यस सर, इट इज कमिंग 0.04 x। और डायमीटर आ गया तो इस एट ए डिस्टेंस एक्स सेक्शन का पोलर मूवमेंट से क्या होगा, π/32 डायमीटर टू दी पावर 4, और डायमीटर इज 40 + 0.04 x टू दी पावर 4। ठीक है, और ये पूरे बीसी पोर्शन के लिए वैलिड है। और जैसे ही आ गया तो इंटीग्रेट करके क्या निकल जाएगा, थीटा बीसी। कैसे करोगे, इंटीग्रेशन, टी कितना है, 0.5 इंटू 10⁶ dx अपॉन जी, जी इज 80,000 एंड जे इज π/32, 32 चाहो तो ऊपर ले जाओ, d⁴ एंड d इज 40
प्लस 0.04 एक्स टू द पावर 4, और इसको पूरे BC पोर्शन के लिए इंटीग्रेट करो। अब BC के लिए इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या होगा, BC के लिए लिखते समय x B से लिए हो तो ये सेक्शन जो है B के लेफ्ट साइड है क्या, और B के लेफ्ट साइड मतलब एक तरह से मैं x जो है राइट टू लेफ्ट जाते हुए लिया हूं क्या, हाँ, और इंटीग्रेट BC पोर्शन के लिए करना है। तो जो BC का सबसे राइट साइड का पॉइंट है वो लोअर लिमिट डिसाइड करेगा, और जो BC का सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट है अपर लिमिट, क्योंकि x में राइट टू लेफ्ट जाते लिया हूं, और BC का सबसे राइट साइड का पॉइंट B है, और वहीं से x लिया हूं तो B पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका लोअर लिमिट कितना होगा 0। BC का सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट C है क्या, हाँ सर, और C पे x की वैल्यू 1 मीटर मतलब mm में 1000 mm है क्या, क्योंकि उसका C का B से डिस्टेंस 1000 mm है, तो इसका अपर लिमिट क्या होगा 1000। तो इसको अगर हम लोग 0 से 1000 इंटीग्रेट कर देंगे, ये पूरा मैथमेटिक्स है, तो क्या निकल जाएगा थीटा BC। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं भी चेक कर ले रहा हूँ, पर जो भी कैलकुलेशन आ रहा है उसको मिला लेना। ये निकालोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन मिला लेना ना, आ रहा है, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। इंटू 0.5 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 80 000 डिवाइड बाई पाई, इट इज कमिंग 7.253 इंटू 10⁻³ रेडियन। ठीक है, और कोई पोर्शन बचा क्या, नहीं। जैसे ही थीटा ए बी आ गया 24.867 इंटू 10⁻24.867 इंटू 10⁻³ रेडियन, प्लस थीटा बी सी 7.253, और दोनों प्लस साइन के साथ आया है, इंटू 10⁻³ रेडियन, तो दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दोगे तो थीटा ए सी आ जाएगा, और चूंकि सी फिक्स है तो यही क्या होगा थीटा ए। कितना आ रहा है ये 24.867 प्लस 7.253 32, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 0.12 इंटू 10⁻³ रेडियन, और क्वेश्चन में यही पूछा था, और इस ऑर्डर में पूछा था 10⁻³, इसलिए उसी ऑर्डर में निकाला हूँ। तो इस ऑर्डर में थीटा क्या आया 32.12 इंटू 10⁻³ रेडियन, 10⁻³ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 32 पॉइंट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32.12। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये एक इनडिटरमिनेट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J, ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, पूरे का J और J से मैं यहाँ लिख देता हूँ। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G है, तो G को पहले लिख दिया हूँ, तो G इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड J इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया is subjected to loading as shown in figure if the angle of twist of point B is, point B का एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है बीटा T0 L अपॉन GJ, तो मेरे को वैल्यू ऑफ बीटा पूछा है। ठीक है, तो पॉइंट बी का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो, उससे इक्वेट कर देना, बीटा अपने आप आ जाएगा। अब पॉइंट बी का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए ना, सबसे पहले तो मेरे को दोनों सपोर्ट का, क्योंकि दोनों साइड सपोर्ट है, तो मेरे को दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकालना पड़ेगा क्या, टॉर्सन मोमेंट वाला। हाँ सर, क्यों, क्योंकि रिएक्शन निकाल, जैसे अगर मेरे को इस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस निकालना है तो या तो लेफ्ट पोर्शन को लोगे या राइट, लेफ्ट पोर्शन को लोगे तो यहाँ का रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा, राइट पोर्शन को लोगे तो यहाँ का रिएक्शन का। तो पहले मेरे को दोनों सपोर्ट का क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शंस। तो पहले रिएक्शन निकाले, तो उसके लिए मैं डायग्राम अलग से कॉपी कर दिया हूँ। जब भी रिएक्शन निकालना हो तो इसका नेमिंग कर दो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, जहाँ भी पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ नया लोड आ गया तो इसको बी बोल दिया, यहाँ नया लोड आ गया तो इसको सी बोल दिया, ऑलरेडी नेमिंग क्या हुआ है, और ये लास्ट पॉइंट डी, जहाँ भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नया पॉइंट बोल देना। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करते होगे, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूँ। सर शॉर्टकट तरीका से करा रहे, एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेकिन सर हर क्वेश्चन में तो शॉर्टकट तरीका नहीं लगता, तो जो जनरल मेथड है उससे भी कराओ। तो जनरल मेथड से कराने के लिए मैंने आगे एक और क्वेश्चन लिया है, तो उसको तो मैं जनरल मेथड से करा दूंगा ना, इसलिए इसको पहले इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट मेथड सीख लो, जब भी ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टकट से कर लेना। जनरल मेथड तो जानते ही हो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को लगाओ, तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, इसका वेक्टर इधर आएगा 4T0, इसके टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को लगाओ, अंगूठा इधर आएगा, ये क्या हो गया 6T0। ठीक है, अब मैं रिएक्शन भी टॉर्क का वेक्टर के टर्म में निकालूंगा। तो मान लो लेफ्ट सपोर्ट का जो रिएक्शन का वेक्टर, टॉर्क का वेक्टर है वो T1 है,
राइट सपोर्ट का जो टॉर्क का वेक्टर है वो T2 है। जनरली अगर जनरल मेथड से सॉल्व करो तो T1 T2 का वेक्टर का एरो अपने मन से ले सकते हो। जैसे यहां कंफ्यूजन, यहां दोनों टॉर्क का वेक्टर इधर आ रहा है क्या, तो जाहिर सी बात है जो रिएक्टिव टॉर्क का वेक्टर है वो इधर आएगा, क्योंकि वो तो उसी को बैलेंस करेगा। और इसको मैं T1 बोल देता हूं, यहाँ के टॉर्क के वेक्टर को, यहाँ के T2। बट मान लो कुछ वेक्टर इधर होता, कुछ वेक्टर इधर होता, तो कंफ्यूजन हो सकता था क्या। तो अगर कंफ्यूजन है तो एरो अपने मन से ले लेना, अगर जनरल मेथड सॉल्व करे और एरो सही हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा, गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब ये T1 T2 दो अननोन है, ये दो अननोन कैसे निकालोगे, एक तो यूज करोगे इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होगा, समेशन ऑफ टोटल मूवमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और टोटल मूवमेंट को जीरो करोगे तो T1 T2 में एक रिलेशन आ जाएगा। ये मेथड बता नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां से T1 T2 में एक रिलेशन तो आ ही जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, चूंकि ए भी फिक्स है और डी भी फिक्स है, तो ना तो ए ट्विस्ट होने वाला है ना डी ट्विस्ट होने वाला है, तो थीटा एडी जीरो होगा क्या। हाँ, तो अभी तक जैसे थीटा एडी निकालना सिखाया था ना, थीटा एडी कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, वैसे ही थीटा एडी निकालो, उसको इक्वेट कर दो जीरो से। तो दो इक्वेशन दो नॉन T1 T2 निकल जाएगा। और एक बार T1 T2 निकल गया तो किसी भी पोर्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और वो निकालोगे तो आप किसी भी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल सकते हो। बट वो सब करने के लिए पहले T1 T2 निकालना पड़ेगा। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में T1 T2 हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। सॉरी, एक मिनट रुकना। हाँ, इस क्वेश्चन में T1 T2 हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ कैसे। पहले वेक्टर फॉर्म में, कभी भी ना किसी टॉर्सन लोड वाले क्वेश्चन में अगर पूरे का जीजे सेम है, इनडिटरमिनेट केस में, अगर ये वाला केस आ रहा है, दिमाग में इमेज रखो, अगर पूरे का जीजे सेम है, पूरे का जीजे सेम है और बीच में टॉर्सन लोड आ रहा है, चाहे एक आए चाहे दो आए, तो यहां पर टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस निकालने के शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो। शॉर्टकट तरीका पहले समझा देता हूं। जैसे मान लो ये कोई भी एक केस है, इस पूरे का जीजे सेम होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट तरीका वैलिड है। और सपोज अभी एक ही टॉर्क का वेक्टर ले रहा हूं, यहाँ टॉर्क का वेक्टर आ रहा है ऐसा टी, यहाँ ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2। अब ध्यान देना, अगर पूरे का जीजे सेम है तो टॉर्क के कारण दोनों सपोर्ट का रिएक्शन कैसे निकालोगे। पहले तो इस टॉर्क का अगर वेक्टर इधर है ना, डायरेक्शन भी देखना है, तो रिएक्शन इधर होगा, उसके अपोजिट। ये तो हो गया डायरेक्शन। अब वैल्यू, अगर लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन लिख रहे हो तो कैसे करोगे ना, बीच में जो टॉर्सन लोड आ रहा है वो कितना है T। अब जिस सपोर्ट का रिएक्शन देख रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का इस लोड से डिस्टेंस देखो, और उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस L2 है क्या, तो इनटू L2 अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का गैप, यानी टोटल है, और दोनों सपोर्ट के बीच का गैप L1 प्लस L2 है क्या। नहीं समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर यहां का रिएक्शन निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, बीच में जो लोड आ रहा है वो T, ठीक है। दूसरा, जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस वो कितना है L1 अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का टोटल गैप। लेकिन सर ये तो एक वेक्टर टॉर्क था, यहाँ तो दो है, हर टॉर्क के वेक्टर के लिए निकाल लो, लास्ट में टोटल रिएक्शन एल्जेब्रिक सम करके निकाल देना। जैसे पहले इसके कारण निकालो दोनों सपोर्ट में कैसे रिएक्शन आएगा। अभी एक एक कारण निकालो ना, तो ये अलग से ड्रॉ कर देना, यहाँ टोटल लिखूंगा। पहले तो इसका एरो इधर है क्या, तो रिएक्शन का एरो इधर आएगा। हाँ सर, अब वैल्यू कितना आएगा, अगर मैं लेफ्ट सपोर्ट का निकाल रहा हूँ कैसे निकालोगे, ये लोड कितना है 4T0 अपॉन इनटू जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस, यानी मेरे को ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा क्या, ये डिस्टेंस। ये कैसे निकालोगे, ये पूरा L है और ये L/4 है, तो ये डिस्टेंस 3L/4 आएगा क्या। तो जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस कितना है 3L/4 अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का टोटल गैप कितना है L। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, L कट जाएगा, 4 कट जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो तो ध्यान देना, 3T0 आएगा क्या, लेकिन ये इसके कारण आया। वैसे ही इसके कारण इसका रिएक्शन, ये डायरेक्शन तो बना लिया, बीच में जो लोड है वो कितना है 4T0 इनटू जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस कितना है सर L/4 अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का गैप कितना है L। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दोनों का काम है, ये करोगे तो आई थिंक ये आ रहा है T0, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला इस लोड के कारण, अगेन ये टॉर्क इधर है तो रिएक्शन इधर होगा। अब वैल्यू पहले इधर का जो टॉर्क है वो कितना है 6T0 इनटू जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहा हूं उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस ये है क्या, कितना L/3 अपन दोनों सपोर्ट के बीच का टोटल गैप कितना है L। कितना आ जाएगा, ये L कट जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3 2T0 बचेगा क्या, कैलकुलेशन यू कैन चेक, ये हो गया। वैसे इधर का 6T0 जो बीच में लोड है इनटू जिस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हो उसके अपोजिट सपोर्ट का लोड से डिस्टेंस, यानी ये पूरा डिस्टेंस, ये L है और ये L/3, तो ये डिस्टेंस निकाल के देख लेना, इट विल कम 2L/3, L माइनस L/3 इज 2L/3 अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का गैप इट इज L। इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना आएगा 4T0, क्या क्या क्या।
अब टोटल रिएक्शन निकाल सकते हो। यहाँ का टोटल रिएक्शन, ये वेक्टर भी इधर है, ये भी वेक्टर इधर है, तो टोटल रिएक्शन भी इधर होगा और ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों इधर है। 3T0 प्लस 2T0 कितना आएगा? 5T0। ये आ गया। इधर का निकालोगे तो ये इधर, ये भी इधर, ये T0 और ये 4T0 दोनों को जोड़ दोगे, ये कितना आएगा? ये तरीका है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कंफ्यूजन? ये आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसी अब ये डिटरमिनेंट केस बोल गया क्योंकि दोनों सपोर्ट का रिएक्शन आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पॉइंट बी, वो बीटा T0L/GJ दिया, उससे बाद में इक्वेट कर देंगे। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पॉइंट बी पूछा है, तो जैसे किसी भी पॉइंट का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालते वैसे निकालो। किसी भी पॉइंट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे क्या? हाँ सर। अब यहाँ फिक्स पॉइंट ए बी और फिक्स पॉइंट डी बी है, तो चाहो तो बी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए ए के रिस्पेक्ट में निकालो या डी के रिस्पेक्ट निकालो, क्योंकि ए भी फिक्स है डी भी फिक्स है। तो सर किसके रिस्पेक्ट निकालो? उसके रिस्पेक्ट निकालो जो ज्यादा आसान है। मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो थीटा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ए बी के बीच एक ही पोर्शन आ रहा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। डी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट उसके लिए बी सी प्लस सी डी करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, थीटा बी निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट निकाल लूँ? ए के रिस्पेक्ट में। तो थीटा बी निकालने के लिए मैं क्या निकाल लेता हूँ? थीटा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इसको मैं थीटा ए बी भी बोल सकता हूँ। हाँ सर। अच्छा, पूरे ए बी पोर्शन पे देखोगे तो ए बी के बीच कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो ए बी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन और रेजिस्टेंस सेम होगा। ए बी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का जी और जे भी सेम है क्या? तो थीटा ए बी एक साथ में TL/JJ फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर। बट उसके लिए ए बी पोर्शन का टॉर्शन वाला रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हाँ, और वो कैसे निकालोगे? तो चूंकि ए बी के बीच कोई नया लोड नहीं है तो ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा। हाँ, लेकिन इस एक क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे? तो या तो लेफ्ट पोर्शन लोगे या राइट पोर्शन, तो मैं लेफ्ट पोर्शन ले लेता हूँ, और इसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्शन लोड आ रहा है उसका अलजेब्रिक सम, ये करते समय हम लोग इनवर्ड वेक्टर को प्लस लेंगे और आउटवर्ड को माइनस लेंगे। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है 5T0, ये इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है और इनवर्ड को प्लस ले रहे हैं, तो ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्लस 5T0। क्या होता है? राइट पोर्शन को भी लेके देख लो, यही आंसर आएगा। ये आ गया, और जैसे ही आ गया तो मेरा थीटा ए बी निकल जाएगा। क्या होगा? थीटा ए बी के लिए TL/GJ, जहाँ टी ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस है विच इज नथिंग बट 5T0 इनटू एल ए बी पोर्शन का लेंथ, और ए बी पोर्शन का लेंथ L/4 है क्या? तो इनटू L/4 अपॉन जी, ए बी पोर्शन का मतलब रिजिडिटी वो जी ही है, जे ए बी पोर्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जे ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है? 5/4 T0L अपॉन GJ। ठीक है, और चूंकि ए फिक्स है तो यही बी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा क्या? तो बी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो गया? 5T0L अपॉन GJ। और क्वेश्चन में बी का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना दिया है? बीटा T0L अपॉन GJ। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लोग को किसकी वैल्यू हो जाएगी? सॉरी, 5/4 T0L अपॉन GJ। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बीटा कितना रहा? बीटा 5/4। इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू पॉइंट इट इज कमिंग, तो ऐसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 1 4 2 जा 8, 4.25 आएगा क्या? सॉरी, क्या कर रहा हूँ, 1.25 आएगा क्या? कैलकुलेट कर लो ना, 5/4 1.25, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1. अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब बिना बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, यहाँ तुम लोग का जनरल मेथड से एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ शाफ्ट इज रिजिडली सपोर्टेड एट बोथ एंड, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्सन मूवमेंट। जैसे तुम लोग बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग वाले ट्रांसवर्स लोड में पढ़ते हो ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज टाइपिंग एरर, यूनिफॉर्मली वेरिंग। हाउ यू नो इट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग? ये डायग्राम देखो ना, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लोड 0 है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लोड इट इज T N/मीटर, अगर विजिबल नहीं है तो 0 से 2 T लिनियरली चेंज हो रहा है ना, तो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्सन मूवमेंट, एक्चुअली इट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग टॉर्सनल मूवमेंट। तो इसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग टॉर्सन मूवमेंट आ रहा है, डायग्राम दिया हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो 0 से T वेरी कर रहा है। तो मेरे को राइट सपोर्ट का रिएक्शन पूछा है, वो तो खैर लेफ्ट राइट दोनों का रिएक्शन निकाल लो तो कहीं का भी निकल जाएगा। अब वो कैसे निकालोगे? अगेन ये इनडिटरमिनेंट केस है। हाँ सर, ये इनडिटरमिनेंट केस है,
तो इसके लिए भाई एक इक्वेशन तो इक्विलिब्रियम का है, दूसरा कॉम्पैक्टिबिलिटी। कॉम्पैक्टिबिलिटी का क्या है, ये एंड भी फिक्स है और ये एंड भी फिक्स है, तो इनके बीच का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, 0। बट यहाँ पर बस इतना अंतर है कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग टॉर्सो मूवमेंट आया है। अच्छा, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आया ना, चाहे किसी भी टाइप का है, जैसे ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर वेरिंग टॉर्सो मूवमेंट है, ऐसे बोल दे रहा हूँ, तो वेरिंग टॉर्सो मूवमेंट है ना, तो उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे। और किसी भी पोर्शन के कारण कितना टोटल टॉर्सो मूवमेंट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम का एरिया ये बताएगा कि उसके कारण कितना टोटल टॉर्सो मूवमेंट आ रहा है, बस इतना अंतर है। और कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आए चाहे यूनिफॉर्मली वेरिंग आए, डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्सो मूवमेंट आ रहा है ना, तो वहाँ टॉर्सो मूवमेंट वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ग्रेजुअली चेंज होगा। कैसे ग्रेजुअली चेंज होगा बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी पोर्शन का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल रहे हो तो क्या करके निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके। कैसे, अभी एक एक करके समझते हैं। ये डायग्राम में अलग से बना दिया हूँ, पूरे का जीजे सेम है। सबसे पहले तो क्या करो, थोड़ा ये टॉर्सो मूवमेंट ऐसे है ना, टॉर्सो मूवमेंट भावनाओं को समझा करो क्वेश्चन का। डायग्राम ऐसे है, टॉर्सो मूवमेंट ऐसा है ना, तो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्सो मूवमेंट। अब सबसे पहले तो इसको अगर एक बार के लिए वेक्टर के टर्म में लिखूं, तो ये टॉर्सो मूवमेंट ऐसा लग रहा है। अगर टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को लगाओ तो अंगूठा इधर आएगा क्या, तो ये बस इसका वेक्टर दिखा रहा है। ये ग्रीन इसका क्या दिखा रहा है। अब क्या करते हैं अपन, इस पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा, हाँ सर, बीच में कहीं भी पैटर्न चेंज हो रहा है क्या, नहीं। जैसे ये यूनिफॉर्मली वेरिंग टॉर्सो मूवमेंट शुरू हुआ है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0, यहाँ पर टी है, और ये लिनियरली चेंज हो रहा है, बट ये कंटिन्यू है क्या लास्ट तक, मतलब पैटर्न बीच में कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, तो सीधा इस लास्ट पॉइंट को मार्क कर दो पी। ठीक है। अब रिएक्शन, सपोज जो मेरा लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन है वेक्टर के टर्म में दिखाऊंगा, वो T1 है। राइट सपोर्ट का जो रिएक्शन का टॉर्क का वेक्टर है वो T2 है। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे, तो जो मेरा लोड है वो ऐसे लग रहा है क्या, उसका वेक्टर के टर्म में देखो तो ऐसे लग रहा है क्या, तो रिएक्शन का वेक्टर पक्का ऐसे होगा। खैर वो गलत एरो भी ले लोगे तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, बट क्यों गलत लेना जब एक ही लोड है। तो यहाँ के रिएक्शन के वेक्टर को T1 बोल दे रहा हूँ और यहाँ का क्या बोल दे रहा हूँ, T2। कितने अननोन है, 2। तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए क्या, एक इक्वेशन मेरे पास इक्विलिब्रियम का है कि टोटल मूवमेंट जो होगा ना किसी भी पॉइंट के बाद वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो पहले क्या करो, समेशन ऑफ मूवमेंट या उसको समेशन ऑफ टॉर्क भी बोल सकते हो, वो कितना होगा, 0। एंड इट इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है ना, तो सारा मूवमेंट लोगे जिस भी सिस्टम के लिए अप्लाई करो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। और वेक्टर के टर्म में दिख रहे हो, तो अगर इधर वाले को ऐड करे तो इधर वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड से मतलब नहीं है। इनवर्ड आउटवर्ड तो तब देखते हैं जब टॉर्सोन वाला रेजिस्टेंस निकालते हो किसी भी सेक्शन का शॉर्टकट तरीके से, या तो लेफ्ट पोर्शन को लेके या राइट पोर्शन को, उसमें इनवर्ड को प्लस लेते हैं, आउटवर्ड को माइनस। बट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में जब समेशन और टॉर्क मूवमेंट 0 कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो वहां मेरे को इनवर्ड आउटवर्ड से कोई मतलब नहीं है। सारा मूवमेंट लोगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर इधर वाले को ऐड कर रहे हो तो इधर वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे, या इधर वाले को ऐड करो, इधर वाले को सब्सट्रैक्ट, कोई भी एक फॉलो करो। तो अभी मैं इधर वाले को ऐड कर देता हूं, इधर वाले को सब्सट्रैक्ट। तो T1 मेरा इधर आ रहा है तो ये प्लस T1, T2 इधर आ रहा है प्लस T2। अगला ये यूनिफॉर्म, इसके कारण पहले तो इसके यहाँ टोटल मूवमेंट कितना होगा, ये इधर आ रहा है, अच्छी बात है, इधर आ रहा है तो उसको माइनस कर रहा हूं, बट टोटल मूवमेंट कितना होगा। तो टोटल मूवमेंट कैसे निकालेंगे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण टोटल इफेक्ट कितना आता है उसका एरिया। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। खाली अगर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को मैं अलग से दिखा दूं, उस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को बस अलग से बता दे रहा हूं। ये कुछ ऐसा है लिनियर, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है टी, स्मॉल टी, न्यूटन पर मीटर, और ये लेंथ कितना है L। तो अगर मैं इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट के कारण टोटल मूवमेंट निकालूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में तो टोटल चाहिए, तो टोटल मूवमेंट क्या होगा, इसका एरिया। और ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस पूरे ट्रायंगल का बेस कितना है L, इस पूरे ट्रायंगल का हाइट कितना है स्मॉल टी, तो इसका एरिया कितना होगा स्मॉल TL डिवाइड बाई, आ गया क्या, और कोई लोड बचा क्या, नहीं। और समेशन ऑफ टॉर्क को किससे इक्वेट कर दो, 0 से। तो एक इक्वेशन तो आ गया T1 प्लस T2 इक्वल टू स्मॉल TL बाई 2। लेकिन एक और इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन मेरे पास कॉम्पैक्टिबिलिटी का है, क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉइंट ए भी फिक्स है और पॉइंट बी भी फिक्स है, तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज थीटा ए बी कितना होगा, 0, क्योंकि ए भी फिक्स है और बी। अब जैसे थीटा ए बी निकालते हो ऐसे निकालो, उसको इक्वेट कर दो 0 से। अब यहां पर थीटा ए बी मेरे को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। कारण सर,
क्योंकि पूरे ए बी पोर्शन का जीजे सेम है, पूरे ए बी पोर्शन का अगर टॉर्शन रेजिस्टेंस भी सेम होता तो टीएल अपॉन जीजे से निकल जाता। बट चूंकि यहाँ वेरिंग लोड टॉर्शन मूवमेंट आ रहा है तो ए बी पोर्शन में टॉर्शन वाला रेजिस्टेंस ग्रेजुअली वेरी करेगा, और जब भी ग्रेजुअली वेरी करेगा तो इंटीग्रेट करके निकालो। कई लोग ये इसका फॉर्मुला रटते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा फॉर्मुला याद मत करो। टॉर्शन के केस में जब भी ग्रेजुअल वेरिएशन वाला केस आता है ना तो इंटीग्रेट करके निकाल लो। यहाँ थीटा ए बी, हाँ लेकिन ए बी के लिए एक साथ इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर, कारण क्योंकि ए बी पोर्शन में पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। जैसे बीच में ये जो लोड वेरी कर रहा है वो सेम पर्टिकुलर पैटर्न के साथ ये लिनियरली चेंज हो रहा है, यहाँ इंटेंसिटी 0, यहाँ टी, सेम पैटर्न के साथ वो पैटर्न कंटिन्यू है। क्योंकि ए बी पोर्शन में पैटर्न चेंज हो रहा है तो थीटा ए बी एक साथ इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। वो 0 होगा तो 0 से इक्वेट कर देंगे, बात की चीज़ है। तो जैसे थीटा ए बी निकालते हो वैसे निकालो, और इंटीग्रेट करके कैसे निकाल सकते हो? अभी फॉर्मूला बताया था, टी डी एक्स अपॉन जी जे, इंटीग्रेट करोगे ए बी पोर्शन के लिए, और टी डी एक्स अपॉन जी जे, ये 0 होगा वो बात की चीज़ है। टी डी एक्स अपॉन जी जे क्या करोगे? ए बी के बीच में कोई भी एक सेक्शन लोगे एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स वहां से लिखना जहां से इक्वेशन लिखना आसान हो, फिर बाद में उस हिसाब से लिमिट ले लोगे। और उस एट ए डिस्टेंस एक्स सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस टी है, पोलर मोमेंट रेशियो जी है, और सॉरी पोलर मोमेंट रेशियो जे है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी है। तो क्या आएगा? तो इस ए बी के बीच में कोई भी एक सेक्शन ले लो एट ए डिस्टेंस एक्स। तो सपोज ये एक सेक्शन लिया ये, ठीक है। अच्छा, एट ए डिस्टेंस एक्स, अब एक्स कहाँ से लूँ? तो यहाँ पर एक्स ना जिधर इंटेंसिटी 0 है ना उधर से ले लो, वहां से एक्स इक्वेशन लिखना आसान पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स ले लेता हूँ। अब इस एट ए डिस्टेंस एक्स सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस मेरा टी है। अब टी कैसे निकालोगे? तो किसी भी सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? या तो उसका लेफ्ट पोर्शन लो या राइट पोर्शन, और उसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सन लोड आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम कर दो। वो एल्जेब्रिक सम करते समय यहाँ शॉर्टकट इनवर्ड को प्लस लोगे, आउटवर्ड को माइनस लोगे, और लेफ्ट पोर्शन को लिए हो तो राइट से मतलब नहीं है, राइट को लिए हो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है। अब तुम लोग का इच्छा है। बाकी ये बताना, क्या मेरे को ये यहाँ का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस लिखते समय लेफ्ट पोर्शन को लेके लिखने में आसान पड़ेगा? कारण लेफ्ट पोर्शन को लेके लिखोगे तो जो तुम लोग का डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट आ रहा है टॉर्सन, वो एक उसका जो डायग्राम है वो ट्रायंगल दिखेगा क्या? यहाँ पर भी दिखा सकते हो, उसका जो डायग्राम ट्रायंगल दिखेगा क्या? और ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। जबकि राइट पोर्शन में भी बन जाता है, बट राइट पोर्शन में ट्रेपोजोइडल दिखेगा, तो ट्रेपोजोइडल से तो आसान ट्रायंगल का एरिया है, तो मैं लेफ्ट पोर्शन को लेके लिखता हूँ। अच्छा, तो इस लेफ्ट पोर्शन को लेके इस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके लेफ्ट पोर्शन में जितना भी टॉर्सन लोड है उसका एल्जेब्रिक सम, ये करते समय इनवर्ड को प्लस आउटवर्ड को माइनस। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में दो लोड आ रहा है, एक तो ये टॉर्सन वाला रिएक्शन T1, और एक इतना डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, पूरा नहीं इतना। तो पहले तो ये रिएक्शन वाला कितना है T1, ये इसके लेफ्ट पोर्शन में आ रहा है। अच्छा, ये T1 ये तो एजिटी आ जाएगा, बस आउटवर्ड की इनवर्ड, ये इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है क्या? और शॉर्टकट तरीके से रेजिस्टेंस निकालते समय इनवर्ड को हम लोग प्लस ले रहे हैं, आउटवर्ड को माइनस, तो चूंकि ये इनवर्ड है इसलिए प्लस। अगला, इसके लेफ्ट पोर्शन में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट आ रहा है। अच्छा, इतने के कारण लेफ्ट को लिया हो तो राइट के लोड से कोई मतलब नहीं है, तो इतने के कारण टोटल मूवमेंट क्या होगा? इसका एरिया, और ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस तो एक्स है, लेकिन इसका हाइट यहाँ दिखा देता हूँ। हाइट गलती से स्मॉल टी मत ले लेना, टी तो यहाँ का हाइट है ना, यहाँ का हाइट तो कम है, तो एक बार के लिए इसका हाइट को वाई बोल दूंगा, वाई निकाल लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा। तो इसका हाइट वाई हो गया और इसका बेस एक्स हो गया, तो इसका टोटल मूवमेंट क्या होगा? इसका एरिया, और इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस एक्स इंटू हाइट वाई, तो कितना हो जाएगा? वाई एक्स डिवाइड बाई 2। अब ये प्लस की माइनस, ये देखो इसके लेफ्ट पोर्शन को लियो ना, इसका एरो इधर है, और लेफ्ट पोर्शन पे इसका एरो इधर है। अब इसके लिए इनवर्ड आउटवर्ड देखोगे, ये एरो इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में इनवर्ड है कि आउटवर्ड? तो ध्यान देना, ये एरो इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में आउटवर्ड है, और इनवर्ड को हम लोग प्लस लिए, आउटवर्ड को माइनस, तो ये माइनस। बस यहाँ पर y को एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना पड़ेगा क्या? वो कैसे निकाल सकते हो? ये जो मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है और छोटा वाला ट्रायंगल वो सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट y अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ये है क्या? वो कितना है? x, इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट t और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस l। तो यहाँ से y निकालोगे तो y इज कमिंग tx अपॉन l। यू कैन चेक कैलकुलेशन। टॉर्सन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? T1 माइनस y इज tx अपॉन l, इफ विल पुट इट विल बी tx इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये ए बी पोर्शन में एट ए डिस्टेंस एक्स सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। और इस सेक्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी ही है और पोलर रेजिस्टेंस जे है, ये कांस्टेंट है तो ये पूरे ए बी के लिए सेम होगा। तो क्या आ जाएगा ये इक्वेशन? इंटीग्रेशन टी इज नथिंग बट T1 माइनस स्मॉल टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2l इंटू डी एक्स अपॉन जीजे। अच्छा, जीजे सेम है और जीजे को कॉमन लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए, जीजे इक्वल टू 0।
पर ये चीजें कॉमन निकल जाएगा क्या, और कॉमन निकल के उधर आके जीरो हो जाएगा। अच्छा लिमिट, लिमिट क्या होगा, ये सेक्शन अभी ए के राइट साइड है, मतलब एक तरह से बोलूँ क्या, मैं एक्स जो है लेफ्ट टू राइट जाते हुए लिया हूँ और इंटीग्रेट ए बी पोर्शन के लिए करना है, और एक्स लेफ्ट टू राइट जाते हुए लियो, तो जो ए बी का सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट होगा दैट इज ए, वो लोअर लिमिट डिसाइड करेगा। ए बी का सबसे राइट साइड का पॉइंट दैट इज बी, वो अपर लिमिट डिसाइड करेगा। ए बी का सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट ए है, और वहीं से एक्स लियो, और ए पे एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। सबसे राइट साइड का पॉइंट बी है, और बी पे एक्स की वैल्यू एल के बराबर है क्या, तो इसका लिमिट क्या होगा, जीरो टू एल। अब इसके आगे मैथमेटिक्स है, जीजे कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, टी वन डी एक्स, टी वन डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एल, सो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट पुट करोगे तो वो टी वन एल ही आ जाएगा, चेक कर लेना। माइनस स्मॉल टी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, तो ये थ्री टू जा सिक्स एल आ जाएगा, कैलकुलेशन करना है। और एक्स क्यूब में अपर लिमिट पुट करोगे तो एल क्यूब आएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो जीरो। अब वो कैलकुलेशन में नहीं सिखा सकता ना, वो तो कर लेना तुम लोग। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा टी वन एल, अच्छा इसको किससे इक्वेट करना है, जीरो से, टी वन एल माइनस एक एल कट जाएगा, ये टी एल स्क्वायर अपॉन सिक्स, माइनस उधर आएगा तो प्लस स्मॉल टी एल स्क्वायर अपॉन सिक्स, यहाँ से टी वन निकालोगे तो टी वन कितना आएगा, स्मॉल टी एल डिवाइड बाई सिक्स। ये लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन आ गया, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन आ गया, जैसे ही लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन आ गया स्मॉल टी एल बाई सिक्स, तो मेरे को क्या पता है, टी वन प्लस टी टू टी एल बाई टू के बराबर था, तो अगर यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, मेरे को क्या आता है, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू स्मॉल टी एल बाई टू, और टी वन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं स्मॉल टी एल डिवाइड बाई सिक्स, तो यहाँ पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, टी टू, और टी टू कितना आएगा, स्मॉल टी एल डिवाइड बाई टू माइनस स्मॉल टी एल डिवाइड बाई सिक्स। अब ये कैलकुलेशन है, कितना आएगा, ये सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, थ्री टी एल माइनस टी एल, it is coming 2 TL by 6, if you will simplify it is coming TL by 3, you can check calculation। तो लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन TL by 6, राइट सपोर्ट का रिएक्शन TL by 3, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन में राइट सपोर्ट का पूछा था, कितना आया, TL by 3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। राइट सपोर्ट का पूछा है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 6 है, क्या बोल रहा है, टू सॉलिड स्टील शाफ्ट, मतलब इधर दिया हुआ है डायग्राम, इसको इधर ये डायग्राम दिया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई डायग्राम बना देंगे। इधर एक सॉलिड शाफ्ट है और इधर एक सॉलिड शाफ्ट है, दोनों स्टील का बना हुआ है, मतलब जी सेम होगा। आर कनेक्टेड टू अ कपलिंग डिस्क एट बी, इस बी का इस सपोर्ट से रिएक्शन डिस्टेंस 200 mm है, और इधर के सपोर्ट से 250 mm है। आई थिंक डायग्राम विजिबल होगा, नहीं तो मैं अलग से बना दूंगा, समझाई तो रही हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, ठीक है। अच्छा इधर जो शाफ्ट है ना उसका डायमीटर 50 mm है, दिख रहा है कि नहीं, और इधर जो शाफ्ट है इसका डायमीटर 38 mm है। आई थिंक इट इज विजिबल, इट इज 38 mm। आई डोंट नो इट इज विजिबल और नॉट, इफ इट इज नॉट विजिबल आई एम राइटिंग हेयर, यू कैन चेक, इट इज 80, सॉरी, it is 50 mm and it is 38 mm, it is 200 mm and it is 250 mm, ठीक है। और यहाँ पर एक टॉर्सन लोड लग रहा है, उस वो कितना है, 1.4 किलो न्यूटन मीटर। अब तो विजिबल होगा ना दोस्त, अब तो विजिबल होगा, हाँ सर। अब इसका मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ एक अलग से ना। डायग्राम कैसा बनेगा, इसमें तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हाँ। ध्यान देना, ये ए, ये बी और ये सी, इस सपोर्ट को, ए, ये बी और ये सी, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी पोर्शन का लेंथ 200 mm, डायग्राम बना दे रहा हूँ ना ताकि दिक्कत ही ना हो, 200 mm, बी सी पोर्शन का लेंथ इज 250 mm,
ठीक है। ए बी पोर्शन का जो डायमीटर है ना वो 50 mm, बी सी पोर्शन का जो डायमीटर है वो 38 mm, ये दिया हुआ है। बीच में एक टॉर्शन लोड लग रहा है 1.4 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। बीच में एक टॉर्शन लोड लग रहा है ऐसा, ठीक है, 1.4 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। अगर इसको तुम लोग एकदम प्रॉपर बनाना चाहो तो ये ऐसा है कुछ ना, इसका साइड व्यू लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, इमेजिन करना है ऐसा, और खैर गलत भी बना लोगे तो उतना दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये हो गया 1.4 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 1.4 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। अच्छा, इसको वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली को लगाओ, अंगूठा इधर आएगा क्या, हाँ सर, ये उसी टॉर्क का ये वेक्टर है, ये हो गया। अब मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा 60 में पूछा है, और उसके लिए मेरे को पहले दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकालना पड़ेगा। हाँ, मटेरियल सेम है तो पूरे का मॉडुलस रिजिडिटी सेम होगा, उसको जी मान लो। तो दोनों सपोर्ट का पहले रिएक्शन निकालो, और यहाँ शॉर्टकट तरीका यूज नहीं कर सकते क्योंकि पूरे का जीजे सेम नहीं है, जे सेम नहीं है ना, डायमीटर चेंज हो रहा है। तो यहाँ प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन लेफ्ट सपोर्ट के रिएक्शन को T1 मान लेता हूँ एंड राइट सपोर्ट के रिएक्शन को T2, और वेक्टर के टर्म में लिख रहा हूँ। बीच में जो लोड आ रहा है उसका वेक्टर इधर है, तो रिएक्शन का वेक्टर इधर होगा क्या, लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन T1, राइट सपोर्ट का रिएक्शन T2। अब T1 T2 में एक रिलेशन तो इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ टॉर्क 0 होगा। अब ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है तो सारा टॉर्क लोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे, और यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड से मतलब नहीं है, इधर वाले को ऐड कर रहे हो तो इधर वाले को सब्सट्रैक्ट करोगे। तो T1 इधर आ रहा है तो माइनस T1, 1.4 इंटू 10⁶ इधर आ रहा है तो इसको ऐड करोगे तो प्लस 1.4 इंटू 10⁶। T2 इधर आ रहा है क्या, तो माइनस T2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक रिलेशन क्या आएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁶, ठीक है। अब अगला रिलेशन क्या पता है मेरे को, चूंकि ए भी फिक्स है और सी भी फिक्स है, और ए भी फिक्स है और सी, तो ना तो ए ट्विस्ट होने वाला है ना सी ट्विस्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है क्या कि थीटा ए सी 0 होगा क्या। अब जैसे थीटा ए सी निकालते हो वैसे निकालो और उसको इक्वेट कर दो किससे, 0 से। अब थीटा ए सी निकालने से पहले नेमिंग, जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नया पॉइंट वो ऑलरेडी क्या हुआ है, ये पॉइंट ए, यहाँ नया लोड आ गया, डायमीटर भी चेंज हो रहा है तो उसको बी बोल दिया, बीच में कहीं भी पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है तो सी, ऑलरेडी नेमिंग क्या हुआ है, ठीक है। तो ए सी के बीच में कितना पोर्शन आ रहा है, दो, एक ए बी और एक बी सी। तो थीटा ए सी कैसे निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे सर, थीटा ए बी, फिर क्या निकालेंगे, थीटा बी सी, और ये हो गया थीटा ए सी, और ये 0 है तो 0 से इक्वेट कर दो। अब थीटा ए बी के लिए पहले तो ए बी का टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, थीटा बी सी के लिए बी सी का टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे, तो ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस सेम होगा क्या, हाँ सर। तो जो ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका, या तो इसका लेफ्ट पोर्शन लो या राइट, लेफ्ट को ले रहे हो तो राइट से मतलब नहीं है, राइट को ले रहे हो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है, और इसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सन मोमेंट है उसका अलजेब्रिक सम। ये करते समय शॉर्टकट तरीके से रेजिस्टेंस निकालते समय इनवर्ड वेक्टर को प्लस लेंगे और आउटवर्ड को माइनस। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है T1, ये इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है क्या, और आउटवर्ड को माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस T1, और इसके लेफ्ट पोर्शन में और कोई लोड नहीं आ रहा है। अगला BC, BC का टॉर्सन मोमेंटल रेजिस्टेंस यानी TBC, BC के हर एक क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो BC के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा क्या। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का निकालने के लिए अगेन या तो लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन, मैं लेफ्ट ही ले लेता हूँ ताकि T1 के टर्म में आ जाए तो सीधा T1 निकल जाएगा। इसके लेफ्ट पोर्शन को ले रहा हूँ, इसके लेफ्ट पोर्शन में कितने लोड है, दो, एक T1 और एक ये 1.4 वाला। T1 इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है इसलिए माइनस, इनवर्ड को प्लस आउटवर्ड को माइनस। अगला ये 1.4 वाला इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड है और इनवर्ड को प्लस ले रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस और न्यूटन एमएम में लिखोगे ना, तो 1.4 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम, ये BC का रेजिस्टेंस हो गया। तो क्या लिख सकते हो, थीटा ए बी, थीटा ए बी क्या होगा, ए बी पोर्शन के लिए TL/GJ, टी ए बी पोर्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेना ना, वो माइनस T1, एल ए बी पोर्शन का लेंथ, ए बी पोर्शन का लेंथ कितना है 200 अपॉन जी ए बी पोर्शन के मटेरियल का मॉडुलस रिजिडिटी, बट जी ए बी और BC दोनों का सेम है क्या, जिसको जी ही बोला हूँ, तो जी दोनों का सेम है तो कॉमन निकल गया, कॉमन वाला इधर आके 0 हो जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जे ए बी पोर्शन के क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ए बी के हर एक क्रॉस सेक्शन का डायमीटर 50 है क्या, तो पोलर मोमेंट से होगा π/32 50⁴। अच्छा जब BC के लिए भी लिखेंगे तो π/32 38⁴ करूंगा क्या, तो π/32 को तो कॉमन निकाल सकते हो ना, तो मैं π/32 को भी कॉमन ले लेता हूँ, जो कॉमन निकल रहा है उधर जाके 0 हो जाएगा ना, तो π/32 d⁴ और डायमीटर 50 तो 50⁴ प्लस थीटा BC के लिए TL/GJ, टी BC पोर्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट माइनस T1
माइनस T1 प्लस 1.4 इंटू 10⁶ इंटू एल बीसी पोर्शन का लेंथ। और बीसी पोर्शन का लेंथ कितना है सर? 2.50, सॉरी बीसी पोर्शन का लेंथ कितना है? 250 mm, तो इंटू 250। जी पोर्शन के मटे का मोलर रिजिडिटी और जी ही कॉमन निकाल लिया, 1 बचेगा। जे बीसी पोर्शन के पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा? π/32। बीसी पोर्शन का डायमीटर विच इज 38⁴। π/32 बाहर निकाल चुका हूं, तो क्या बचेगा? 38⁴। ये इक्वल टू क्या कर दो? 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, T1 निकल जाएगा क्या? वो पूरा मैथमेटिक्स है, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा ये? मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे से 100 भी कॉमन निकाल लेता हूँ ऊपर से, तो ये 2 बचेगा और ये 2.5 बचेगा। और 100 जो कॉमन निकाल रहा है उसको यहाँ रेड कलर से लिख दे रहा हूँ, 100 कॉमन। और जो कॉमन निकल गया वो उधर जाके 0 हो जाएगा क्या? हाँ सर, वो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2 डिवाइड बाई 50⁴, इट इज कमिंग -3.2 इंटू 10⁻⁻7 T1। अगला ये कितना आ रहा है? 2.5 डिवाइड बाई 38⁴, इट इज कमिंग -11.99 इंटू 10⁻⁻7 T1 प्लस 1.67855। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल जाएगा? T1 कितना आएगा? T1 इट इज डिवाइड बाई 3.2 प्लस 11.99 डिवाइड बाई 10⁻7 इंटू 10⁻7, इट इज कमिंग 1105034.619 न्यूटन mm। कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर ये कैलकुलेट करके T1 निकालोगे, 1 मिनट है, ये कैलकुलेट करके T1 निकालोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, चेक भी कर लेना, मैं भी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट और, बस तुरंत चेक हो जाएगा। 110, ठीक है, इतना ही आएगा। जैसे ही T1 निकल गया ना, तो T1 की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ यहाँ पुट कर दो तो T2 निकल जाएगा। सर T1 कितना आया सर? 110,110,5034.619। अगर T2 निकालना चाहो प्लस T2 इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁶, तो T2 निकल जाएगा। T2 कितना आएगा? माइनस, इफ यू सॉल्व T2 इट इज कमिंग 294,965.381 न्यूटन mm। अच्छा, मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, तो क्या करो, ए बी पोर्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो, बीसी पोर्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो, दोनों में जो ज्यादा आएगा। ए बी के लिए ए बी का रेजिस्टेंस चाहिए, ए बी का रेजिस्टेंस के लिए ऑलरेडी लिख रखे हो, बस T1 की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट कर दो। और T1 की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट करोगे तो ए बी का टॉर्सनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? -1105, माइनस केवल डायरेक्शन के लिए 034.619, मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। अच्छा, बीसी का रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे T1 की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ है पुट कर दो, तो बीसी का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और बीसी का रेजिस्टेंस पुट करके निकाल लेना, ये आएगा 294,965.381 न्यूटन mm। और जैसे ही ये कर दिए तो ए बी का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और बीसी का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा, और दोनों में जो ज़्यादा है वो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अच्छा, वो कैसे निकालोगे? यहाँ इसको अलग से सेपरेट कर देता हूँ। अगर मैं ए बी पोर्शन का टाउ मैक्स लिखूँ, किसी भी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में अगर उसका टॉर्सो मोमेंट टी है, डायमीटर डी है, तो अगर सॉलिड सर्कुलर है तो उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, होता है 16T/πd³। तो 16T ए बी पोर्शन का टॉर्सो मोमेंट रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट 1105034 डिवाइड बाई πd³ माइनस बस मैग्नीट्यूड उस साइन डायरेक्शन के लिए। और ए बी पोर्शन का डायमीटर कितना है? 50। तो ये क्या आ जाएगा? ए बी पोर्शन का टाउ मैक्स आ जाएगा, तो πd³ यानी 50 का क्यूब कितना आएगा? ये 16 इंटू 1105034.619
डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 50 टू द पावर 4, इट इज कमिंग 45.02 मेगा पास्कल। ये ए बी पोर्शन का टाउ मैक्स हो गया। सिमिलरली कौन से पोर्शन का टाउ मैक्स निकालोगे सर? बीसी पोर्शन का। क्या करोगे? टाउ बीसी मैक्सिमम। बीसी पोर्शन के लिए 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, 16 टी बीसी पोर्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस, और बीसी पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है? 294,965.381, 294,965.381 डिवाइड बाई पाई। बीसी पोर्शन का डायमीटर इट इज 38, तो 38 टू द पावर 4। यहाँ से बीसी पोर्शन का टाउ मैक्स निकल जाएगा। क्या कितना आएगा? 60 इंटू 294,965.381 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 38 टू द पावर 3, इट इज कमिंग 27.38 मेगा पास्कल। और कोई पोर्शन नहीं है। और ए बी के टाउ मैक्स और बी सी के टाउ मैक्स में जो सबसे ज़्यादा है वो ओरल टाउ मैक्स, और ओरल टाउ मैक्स सबसे ज़्यादा ए बी का टाउ मैक्स ही है, तो ओरल टाउ मैक्स कितना होगा? 45.02 मेगा पास्कल। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ओवरऑल टाउ मैक्स कितना आ रहा है? 45.02 मेगा पास्कल। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं क्या? हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन 6 हो गया। ये तो पीछे जा रहा है, अरे आगे चल जाते हैं ना। ये 7, ये एनएटी है, उसी क्वेश्चन को इधर कॉपी कर रखा हूँ। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अ सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन मोमेंट ऑफ 1000 न्यूटन मीटर, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट। ये परमिसिबल, एक्चुअली परमिसिबल मतलब एक्चुअल शियर स्ट्रेस या तो इतना या इससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालो, उसको 50 या 50 से कम ले लोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इस 50 मेगा पास्कल एंड परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 0.75 डिग्री पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ मतलब शाफ्ट का लेंथ 1 मीटर मान लेना, तो अपने आप पर मीटर लेंथ के लिए वो परमिसिबल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर दो परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है। एक तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो भी हो या तो 50 या उससे कम होना चाहिए। ये परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट है, मतलब एक्चुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट जो भी हो, मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो और उसकी वैल्यू जो भी आए। डिग्री में बात करूं तो या तो 0.75 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। मेरे को क्वेश्चन में दो परमिसिबल वैल्यू दिया है, क्या क्या? एक तो टाउ पी विच इज नथिंग बट 50 मेगा पास्कल, मतलब एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या तो 50 या उससे क्या होना चाहिए? कम। दो थीटा, अगला क्या दिया? थीटा पी एंगल ऑफ ट्विस्ट। पर मीटर लेंथ तो शाफ्ट का लेंथ 1 मीटर ले लूंगे, बात की चीज है। कितना दिया? 0.75 डिग्री, मतलब एक्चुअल मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट या तो 0.57 डिग्री के बराबर या उससे कम होना चाहिए। बट ये डिग्री में तो इसको पहले तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? d/180 इक्वल टू थीटा बाई पाई, जहां d इज इन डिग्री, थीटा इज इन पाई। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए d/180 और थीटा बाई पाई का पाई को उधर ले जाएंगे तो d/180 हो जाएगा। वो कर लेना, ये आएगा 0.75 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। सो इफ यू विल कन्वर्ट दिस इन रेडियन इट विल कम 0.75 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, इट इज कमिंग 0.01309 रेडियन। ठीक है, अब जैसे ही आ गया तो एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दो क्राइटेरिया यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा? लिमिटिंग डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पूछा, वो अच्छी बात है। पर यहाँ दो चीजों को सेटिस्फाई करना है, एक चीज नहीं। क्या दो चीज को सेटिस्फाई करना है? एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या तो 50 या 50 से क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया। तो एक क्राइटेरिया क्या हो गया? एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो और उसकी वैल्यू जो भी हो या तो 50 या 50 से कम होना चाहिए। 50 मेगा पास्कल, हाँ यस सर। दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया है? एक्चुअल मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो और उसकी वैल्यू जो भी हो 0.75 डिग्री यानी 0.01309 रेडियन से बराबर या उससे कम होना चाहिए। और वो डिजाइन जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो फाइनल डिजाइन हो जाएगा। अब ये कैसे निकालोगे? तो एक शाफ्ट है जिसमें टॉर्सन लोड लग रहा है, एक शाफ्ट ऐसा बना लो सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, जिसमें टॉर्सन लोड लग रहा है 1000 न्यूटन मीटर। इसको एक बार के लिए टी बोल दो, 1000 न्यूटन मीटर, ठीक है टी। इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूटन एमएम में ये डायरेक्ट लिख दो क्या? 10⁻6 न्यूटन एमएम आ जाएगा। हाँ सर। परमिसिबल ये सारा चीज दिया है। इसका मॉडुलस और रिजिडिटी जी दिया है 80 गीगा पास्कल, उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 80,000 मेगा पास्कल। पहले से गिवन डाटा लिख लेते हैं। लिमिटिंग डायमीटर पूछा, अच्छी बात है। अच्छा, ये परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट पर मीटर लेंथ दिया था, इसलिए शाफ्ट का लेंथ 1 मीटर मान लो। एक बार के लिए उसको एल से, अच्छा 1 मीटर को एमएम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1000। अब पहला तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 50 या 50 से कम होना चाहिए, तो उसके लिए पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकाल लो। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा मेरा, क्या उसका एक्सप्रेशन सॉलिड शाफ्ट है, तो अगर डायरेक्ट याद है
कैसे निकालोगे? वैसे तो टॉर्सन शियर स्ट्रेस टी अपॉन जे इंटू आर करते हैं, और मैक्सिमम निकालते समय आर की मैक्सिमम वैल्यू ले लेना, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो सॉलिड क्रॉस सेक्शन के लिए किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। और पूरे ए इसको अगर ए बोलूँ, इसको भी, तो पूरे ए बी पोर्शन का टी और डायमीटर सेम है, तो ये जो ए बी पूरे ए बी पोर्शन का टाउ मैक्स यही होगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, और वही ओवरऑल टाउ मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ओवरऑल टाउ मैक्स कितना होगा 16 टी, टी टॉर्सन मोमेंट विच इज 10 टू द पावर 6 न्यूटन एम एम डिवाइड बाई पाई इंटू डी क्यूब, यहाँ डायमीटर अननोन है, तो ये आ गया ओवरऑल टाउ मैक्स का एक्सप्रेशन। अच्छा, दोनों निकाल लेता हूँ। अगला, मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट या तो इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा? अगर कभी भी ना एक डायरेक्शन में टॉर्सन लोड लग रहा है, तो जो फ्री एंड का एंगल ऑफ ट्विस्टन होगा वही सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वी फिक्स है तो ए सबसे ज्यादा ट्विस्ट होगा ना। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो फ्री एंड का निकालो, और फ्री एंड यानी ए का, और ए का निकालने के लिए फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे, यानी थीटा ए बी निकालोगे क्या? अच्छा, थीटा ए बी निकालने के लिए पूरे ए बी पोर्शन के लिए एक साथ टी एल अपॉन जे जे फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि पूरे ए बी पोर्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम है, पूरे ए बी पोर्शन का जी सेम है, और पूरे ए बी पोर्शन का डायमीटर यानी जे बी सेम है, तो यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? टी 10 टू द पावर 6, एल ए बी पोर्शन का लेंथ 1000 mm, जी 80,000 और जे पाई बाई 32 टी टू द पावर 4। इस इक्वेशन में एक ही उन्होंने क्या? डायमीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट का भी एक्सप्रेशन आ गया, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, कितना आएगा इसको? अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको अगर मैं एक बार सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आएगा? 1000 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 80,000, पाई को ऐसे रहने देता और 32 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 32 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 40 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई पाई डी टू दी पावर। ठीक है, अब क्या होगा? दो क्राइटेरिया ना, एक तो क्या करो, इसके हिसाब से भी डायमीटर निकालो, इसके हिसाब से भी, यहाँ नॉन इक्वल साइन का रोल बढ़ जाएगा, और जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो फाइनल डायमीटर। कैसे? टाउ मैक्स कितना है? इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50। तो पहले लिमिटिंग डायमीटर इक्वल टू साइन लेके निकालो, और इक्वल टू साइन लेके निकालोगे तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से डायमीटर कितना आएगा? तो ये कैलकुलेशन है ना, 16 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 50 टू द पावर 1/3। इट इज कमिंग, यू कैन चेक कैलकुलेशन, इट इज कमिंग 46.701 mm। ये तो लिमिटिंग वैल्यू हो गया, बट एक्चुअल डायमीटर, यहाँ नॉन इक्वल साइन इंपॉर्टेंट है, इतना तो होना चाहिए, बट इतना या इससे ज्यादा किससे कम? तो सिंपल ये ध्यान देना, एक्चुअल स्ट्रेस जितना कम होगा मैं उतना सेफर साइड रहूंगा, एलएचएस जितना, और एलएचएस कब कम होगा? एलएचएस में डायमीटर नीचे आ रहा है क्या? तो एलएचएस कम होने के लिए डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, तो एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस तुम लोग। यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना या इससे कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट का एक्सप्रेशन ये आया है, कितना है? 4 1 2 3 4 5 टाइम 0, 4 5 टाइम 0 डिवाइड बाई पाई डी टू दी पावर 4, एंड इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0.01309 रेडियन। यहाँ से लिमिटिंग डायमीटर आ जाएगा क्या? कितना आएगा? 4 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 0.01309 पर 1/4। इट इज कमिंग, कैलकुलेशन यू कैन चेक, 55.846 mm। ये तो लिमिटिंग वैल्यू हो गया, बट एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा की कम। तो ध्यान देना, अगेन एलएचएस जितना कम होगा उतना सेफर साइड रहूंगा, और एलएचएस कब कम होगा? जब डायमीटर नीचे आ रहा है, तो डायमीटर जब क्या हो? ज्यादा। तो एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा। तो ओवरऑल लिमिटिंग डायमीटर क्या होगा? जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अच्छा, ये बोलता है डायमीटर 46.7 से ज्यादा, ये बोलता है 55.84 से ज्यादा। तो अगर मैं 55 से ज्यादा ले लिया तो 46 से अपने आप ज्यादा हो गया क्या? तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए मेरा एक्चुअल डायमीटर क्या होना चाहिए? या तो 55.846 या उससे ज्यादा, क्योंकि अगर मैं इतना या इससे ज्यादा लूंगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर मैं 46 ले लूंगा तो ये सेटिस्फाई होगा, बट ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये ट्विस्टिंग के कारण फेल हो जाएगा, ठीक है, ट्विस्ट होने के कारण। बट अगर मैं ये लेता हूं तो ये दोनों के से क्या होगा? सेफर। तो एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई? 55.846 mm। सो लिमिटिंग वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन इज 55.846 mm। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 8 A compound shaft consisting of a steel segment and an aluminum segment
इज एक्टेड अपॉन बाई अ टू टॉर्क एस इन फिगर, डायग्राम दिया हुआ है। परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्री एंड, फ्री एंड का परमिसिबल वैल्यू दिया है, मतलब फ्री एंड का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो, वो या तो इतना, ये 6 डिग्री दिया है, या उससे क्या होना चाहिए, कम। पहले काम करता हूँ, मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ ना, फिर वो गिवन डाटा को लिख दूंगा। ये पॉइंट ए जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है, ये इधर से नेमिंग कर दो। ये पॉइंट ए, यहाँ से मटेरियल भी चेंज हो गया, एल्यूमिनियम के बाद स्टील, यहाँ नया लोड भी आ जा रहा है, और यहाँ से डायमीटर भी चेंज हो रहा है, मतलब पैटर्न तो चेंज हो रहा है बी, बीच में कहीं भी पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, ये सी पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टील और एल्यूमिनियम का नाम, अच्छी बात है। परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ फ्री एंड, फ्री एंड कौन सा है मेरा, ए, तो मेरे को थीटा ए नहीं दिया है, ध्यान देना दोस्त, थीटा ए की परमिसिबल वैल्यू दी है, मतलब पॉइंट ए का एक्चुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट या तो इतना या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, और थीटा ए की परमिसिबल वैल्यू कितना दिया, 6 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डी बाई 180 इक्वल टू थीटा बाई पाई से ना, तो 6 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई, इफ यू विल कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन इट विल कम 0.10472 रेडियन। तो एक्चुअल थीटा ए या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज सेइंग। ठीक है, फॉर स्टील जी 83 गीगा पास्कल, तो स्टील वाला पोर्शन यानी ए बी सी पोर्शन है, उसका जी कितना दिया है, उसको जी एस लिख दे रहा हूँ, 83 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में इट विल बी 83,000 मेगा पास्कल। हाँ सर, फॉर एल्यूमिनियम पोर्शन जी इज 23 गीगा पास्कल, सो इन मेगा पास्कल इट विल बी, इसको जी ए बोल दे रहा हूँ, 23,000 मेगा पास्कल। क्या पूछ रहा है, ये डायग्राम तो दिया हुआ है, लेंथ 900, ये हो गया, डायमीटर 50-40, अच्छा चीज दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो लिख दे रहा हूँ, छूट गया है, मेरे को निकालना है परमिसिबल वैल्यू ऑफ टी इन किलो न्यूटन मीटर, तो हम लोग को टी की लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, परमिसिबल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टी इन किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, कैसे निकालोगे, फ्री एंड का एंगल ऑफ ट्विस्ट का परमिशन दिया, तो क्या करो, एक्चुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर फ्री एंड का मैं उसको थीटा बोलूँ, तो थीटा ए या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, क्या, तो थीटा ए को एक्सप्रेशन निकालो, उसको या तो इतना या इससे कम ले लेना, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लेना, तो पहले हम लोग थीटा ए का एक्सप्रेशन निकालते हैं, वो अपने आप टी के टर्म में आ जाएगा, बाकी सारा चीज़ तो दिया हुआ है। तो क्या होगा, थीटा ए का एक्सप्रेशन निकालना है, तो किसी भी पॉइंट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और यहाँ फिक्स पॉइंट सी है क्या, तो थीटा ए निकालना है, तो क्या निकालेंगे, थीटा ए सी। अब थीटा ए सी कैसे निकालोगे, ए सी के बीच में दो पोर्शन आ रहा है, ए बी और बी सी, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, थीटा ए बी, फिर क्या निकालेंगे, प्लस थीटा बी सी। ए बी के लिए ए बी का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी सी के लिए बी सी का, उसके लिए अगेन इन टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, अगेन राइट हैंड का ये पोर्शन हथेली का टॉर्क के डायरेक्शन में लगाओ ऐसा, तो अंगूठा उसका वेक्टर होता है, इसका अंगूठा इधर आ रहा है क्या, इस टॉर्क का वेक्टर ये होगा टी। सिमिलरली इसमें टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली लगाओगे तो अंगूठा इधर आ रहा है, इस टॉर्क का वेक्टर इधर होगा, ये 2t। अब निकालो, पहले ए बी पोर्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस निकालो, तो चूंकि ए बी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो ए बी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का होगा। अब इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए अगेन या तो राइट पोर्शन को लोगे या लेफ्ट, तो मैं राइट को ले लेता हूँ, तो इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है, ये टी, आउटवर्ड की इनवर्ड, तो ये इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है क्या, और हम लोग आउटवर्ड को इनवर्ड को प्लस लेते हैं, आउटवर्ड को माइनस, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसको अगर मैं टी ए बी बोलूँ तो कितना आएगा, माइनस टी। ठीक है, अगला टी बी सी पोर्शन का, बी सी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो बी सी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्शन रेजिस्टेंस सेम होगा, तो अगेन जो बी सी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का होगा वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन के लिए अगेन राइट पोर्शन को ले लो, इसके राइट पोर्शन में दो लोड है, ये टी और 2t, अगेन टी इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है, आउटवर्ड यानी प्लस, इसलिए प्लस, सॉरी आउटवर्ड यानी माइनस, तो माइनस टी। अगला 2t भी इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है और आउटवर्ड को माइनस ले रहे हैं, तो माइनस 2t, तो बी सी का रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, माइनस। ठीक है, क्या आएगा, थीटा ए बी प्लस बी सी, ए बी यानी ए बी के लिए टी एल अपॉन जीजिए, टी ए बी पोर्शन का टॉर्शन वाला रेजिस्टेंस जो कितना है, माइनस टी, एल ए बी पोर्शन का लेंथ विच इज 600, जी ए बी पोर्शन का मटेरियल का रिजिडिटी विच इज, जी ए बी पोर्शन इज एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के लिए ये कितना है 23,000, जे ए बी पोर्शन का पोलर मोमेंट विच इज पाई बाई 32, डायमीटर टू दी पावर 4, और ए बी का डायमीटर कितना है 40 टू दी पावर, प्लस थीटा बी सी पोर्शन के लिए टी एल अपॉन जीजिए, टी बी सी पोर्शन का रेजिस्टेंस विच इज -3t, एल बी सी पोर्शन का लेंथ विच इज 900,
जी बीसी पोर्शन का रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और बीसी पोर्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 83,000 मेगा पास्कल है क्या। और जे बीसी पोर्शन का पोलर मोमेंट कितना होगा, π/32 d⁴, और बीसी पोर्शन का डायमीटर कितना है, 50⁴। तो अपने आप ये टी के टर्म में आएगा, थीटा ए कितना आ रहा है। अब ये तो मैथमेटिक्स है ना, कितना आ रहा है ये, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सिक्स हंड्रेड, ठीक है। इट इज कमिंग 1 पॉइंट माइनस 56812 इंटू 10⁻⁻7 टी। ठीक है, नेगेटिव तो बस डायरेक्शन के लिए है ना, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड देखना है। तो पॉइंट ए का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट का मैग्नीट्यूड इतना आया, और जो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू इट्स परमिसिबल वैल्यू। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड देखोगे ना, तो मेरा क्या होना चाहिए, थीटा है, और थीटा ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1.56812 इंटू 10⁻⁻7 टी, यही आया 5681। एंड इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, क्या होना चाहिए, 0.10472। यहाँ से टी की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लो, और इक्वल टू लोगे तो कितना आएगा, इट इज कमिंग 667,803.6682 न्यूटन mm। क्या गया ये लिमिटिंग, हाँ एक्चुअल वैल्यू इतना तो होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू पूछा तो आ गया, बट इससे कम की इससे ज्यादा, तो सिंपल ऐसे ध्यान देना, ये एलएचएस जितना कम होगा उतना सेफर साइड रहूंगा, और एलएचएस में टी ऊपर आ रहा है क्या, तो एलएचएस कब कम होगा, जब टी कम हो। तो एक्चुअल वैल्यू या तो इतना या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी लिमिटिंग वैल्यू आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन में किस यूनिट में पूछा है सर, किस यूनिट में पूछा है, किलो न्यूटन मीटर में। तो अगर मैं न्यूटन को एमएम में न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूँ तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, मतलब ओवरऑल किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻6। तो अगर इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ रहा है, 0.667803 किलो न्यूटन मीटर। तो लास्ट में पॉइंट के 3 डिजिट तक आंसर लिख देना। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, 0.667 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल फ्री एंड का परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया था, तो एक्चुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट का एक्सप्रेशन निकालिए, उसको या तो उतना ही उससे कम ले लिए, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय उसके बराबर। अच्छा था क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, रेशियो ऑफ वेट ऑफ होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सेम मटेरियल लेंथ एंड हैविंग सेम टॉर्सनल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इज। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिंपल बात करूं, अगर मेरे को होलो दो शाफ्ट है, एक होलो और एक सॉलिड, यहां अगर मैं लिखूं, ये डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, दो शाफ्ट है, एक मेरा होलो शाफ्ट है, इधर होलो लिख रहा हूं, एक सॉलिड है। क्वेश्चन में पूछ रहा है वेट ऑफ होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का रेशियो। अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड होलो शाफ्ट को डब्ल्यू एच बोलूं, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट को डब्ल्यू एस बोलूं, तो इनका रेशियो पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल सेम होने से क्या हो जाएगा, दोनों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम होगा क्या, हाँ सर, मटेरियल सेम होने से क्या हो जाएगा, दोनों का मॉडुलस और रिजिडिटी सेम होगा, मतलब जो होलो शाफ्ट का जी होगा वही सॉलिड शाफ्ट का जी होगा। मटेरियल सेम होने से दोनों शाफ्ट का परमिसिबल शियर स्ट्रेस सेम होगा। एक्चुअल शियर स्ट्रेस का बात नहीं कर रहा हूं, परमिसिबल। परमिसिबल मतलब एक्चुअल वैल्यू जितना या जिससे कम होना चाहिए, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर मेरा मटेरियल सेम है तो शियर स्ट्रेंथ सेम होगा क्या, और शियर स्ट्रेंथ सेम होगा तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस सेम होगा। परमिसिबल वैल्यू पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों का टॉर्सन लोड कैरिंग कैपेसिटी सेम है। तो दोनों शाफ्ट का एक्चुअल शियर स्ट्रेस नहीं बोल रहा हूं, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, उसको टाउ पी से,
तो जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होलो शाफ्ट का है वही परमिसिबल शियर स्ट्रेस सॉलिड शाफ्ट का होगा। अच्छा, साथ में क्वेश्चन क्या रहा है, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब लेंथ ऑफ होलो शाफ्ट एंड लेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज सेम, हैविंग सेम टॉर्सनल लोड कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, एक्चुअल लोड का बात नहीं करें, कैपेसिटी मतलब एक्चुअल लोड या तो उतना या उससे कम होना चाहिए। तो अगर मैं होलो शाफ्ट का लोड कैरिंग कैपेसिटी को TLCC-H बोलूं, सॉलिड शाफ्ट के लोड कैरिंग कैपेसिटी को TLCC क्या बोलूं, S बोलूं, तो क्वेश्चन क्या रहा है, दोनों का टॉर्सन लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सेम। और मेरे को पूछा क्या है, वेट ऑफ होलो अपॉन वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। अब ध्यान देना, यहाँ नेक्स्ट पेज में इसका एक्सप्रेशन निकालूं, तो क्वेश्चन में पूछा है वेट ऑफ होलो अपॉन वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। अच्छा, क्या होता है वेट, क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो रो ऑफ होलो जी तो सेम होता ही है, इंटू ए ऑफ होलो इंटू लेंथ ऑफ होलो, डिवाइड बाय रो ऑफ सॉलिड जी ए ऑफ सॉलिड अपॉन ये लेंथ ऑफ होलो है ना, और ये लेंथ ऑफ सॉलिड। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान देना, मटेरियल सेम दिया। अच्छा, मटेरियल सेम देने से डेंसिटी भी सेम हो जाएगा क्या, क्योंकि डेंसिटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहाँ चाहे लिखना चाहो तो लिख दो, रो ऑफ होलो और रो ऑफ सॉलिड सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी इज द ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल ऑफ होलो एंड सॉलिड शाफ्ट इज सेम, तो ये कट जाएगा। जी तो सेम है ही, क्वेश्चन में लेंथ भी सेम दिया है क्या, तो अल्टीमेटली मेरे को वेट का रेशियो निकालना है, और वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ होलो शाफ्ट अपॉन एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, अब एरिया ऑफ होलो शाफ्ट का एरिया क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, होलो शाफ्ट में दो डायमीटर आएगा ना, एक आउटर डायमीटर डी नॉट और एक इनर डायमीटर डी नॉट। क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, ध्यान देना, फॉर होलो शाफ्ट रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर, ये फिर गलत लिखा है, रेशियो ऑफ ये इनर है, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग, उसको सुधार लेना, एंड आउटर डायमीटर इज 0। अरे जाहिर सी बात है, इनर डायमीटर कम होगा ना, तो इनर अपॉन आउटर लिखना चाहिए। तो रेशियो ऑफ इनर एंड अपॉन आउटर डायमीटर दिया होलो के लिए, यानी DI/D0 दिया है। मैं क्या करता हूँ, इनर और आउटर के रेशियो को एक बार के लिए K से डिनोट करता हूँ, तो K दिया है क्या 0.8, और सॉलिड शाफ्ट में तो एक ही डायमीटर आएगा, उस डायमीटर को D मान लेता हूँ। तो अगर मैं एरिया लिखूँ होलो शाफ्ट का, क्योंकि एरिया का है ना, तो होलो शाफ्ट का एरिया कितना होगा, π/4 इन ब्रैकेट D0² माइनस DI², क्योंकि क्वेश्चन में K दिया ना, तो मैं इससे D0² बाहर ले लेता हूँ, और D0² बाहर लोगे तो क्या आएगा, π/4 D0² इन ब्रैकेट 1 माइनस DI/D0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और DI/D0 को K बोला तो ये 1 माइनस K², चाहो तो वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, या बाद में रखना चाहो तो बाद में रख देना, पर ये आ जाएगा क्या। अच्छा, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट क्या होगा सर, π/4 D² होगा क्या, हाँ सर। तो अगर इसको यहाँ पुट करूँ तो होलो का एरिया क्या है, π/4 D0² इन ब्रैकेट 1 माइनस K², K की वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। सॉलिड का एरिया क्या है, π/4 D², π/4 कट जाएगा, ये क्या आएगा, D0² 1 माइनस K², K की वैल्यू 0.8 पुट कर ही देता हूँ, अपॉन D²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ D और D ये रेशियो निकालने के लिए मेरे को D इन टर्म्स ऑफ D0 या D0 इन टर्म्स ऑफ D निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ एक चीज निकालना पड़ेगी, बच गया, जब तक मैं D इन टर्म्स ऑफ D0 या D0 इन टर्म्स ऑफ D नहीं निकालेता तब तक ये रेशियो निकाल नहीं सकता। अच्छा, D इन टर्म्स ऑफ D0 या D0 इन टर्म्स ऑफ D निकालने के लिए मेरे पास एक चीज क्वेश्चन में और दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों शाफ्ट का टॉर्सनल लोड कैरिंग कैपेसिटी सेम है, ये एक्चुअल लोड नहीं है, कैपेसिटी है, मतलब जितना लोड सॉलिड शाफ्ट कैरी कर सकता है उतना ही शाफ्ट होलो कर सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, होलो शाफ्ट का लोड कैरिंग कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकालो, सॉलिड का एक्सप्रेशन निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो मैंने पहले टॉर्सनल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेता हूँ एक एक करके। पहले किसके लिए निकाल लेते हैं, सॉलिड शाफ्ट के लिए। क्या होगा, ध्यान देना, सॉलिड में एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का अगर तुम लोग एक्सप्रेशन निकालोगे तो आता है 16T/πd। अभी ये एक्चुअल शियर स्ट्रेस है। अच्छा, ये एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस परमिसिबल शियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए, यानी सॉलिड शाफ्ट का परमिसिबल शियर स्ट्रेस τps से कम होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं एक्चुअल टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालूं, इसको TS बोल देता हूँ, सॉलिड में जो टॉर्क है, तो वो τps इंटू π/16 D³ के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो मैं बोलूं क्या, अगर सॉलिड शाफ्ट कितना लोड कैरी कर पा रहा है तो इतना लोड कैरी कर सकता है क्या, क्योंकि एक्चुअल टॉर्क या तो इतना या इससे कम होना चाहिए। तो अभी मेरे को कैपेसिटी का बात करूंगा, तो मैं बोलूं क्या, ये सॉलिड शाफ्ट का टॉर्सनल लोड कैरिंग कैपेसिटी है, तो दिस एक्सप्रेशन इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड शाफ्ट, क्योंकि एक्चुअल टॉर्क या तो इतना या इससे कम होना चाहिए इन सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, अच्छा, सेम काम अगर हम लोग किसके लिए करें, होलो शाफ्ट के लिए, यानी अब हम लोग को क्या निकालना है, TLCC ऑफ होलो शाफ्ट। अब ये एक्सप्रेशन मेरे को नहीं पता तुम लोग को याद है कि नहीं,
होलो शाफ्ट में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना 16 टी है, होलो के टॉर्क को एक बार के लिए टी एच बोलूँ, अपॉन पाई डी नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू दी पावर 4 आता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे होलो शाफ्ट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला आ जाएगा, के डी आई बाई डी नॉट है, और इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ होलो शाफ्ट होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं टी एच निकालूं तो टी एच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू यह आएगा क्या, टाउ पी एच इंटू पाई बाई 16 डी नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू दी पावर 4। तो होलो शाफ्ट के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, क्या एक्चुअल टॉर्सनल लोड या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, ये कैपेसिटी हो गई क्या, क्योंकि एक्चुअल या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, तो इट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ होलो शाफ्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉलिड और होलो दोनों का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। सॉलिड का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना आया, टाउ पी एस इंटू पाई बाई 16 डी क्यूब इक्वल टू होलो का कितना आया, टाउ पी एच इंटू पाई बाई 16 डी नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस के टू दी, अच्छा के की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो मैं पुट ही कर देता हूँ 0.8 टू दी पावर 4। यहाँ से डी और डी नॉट पे रिलेशन आ जाएगा, जो कट जाएगा उसको काट दो। क्या क्या कट रहा है, क्वेश्चन में मटेरियल सेम है तो दोनों का परमिसिबल शियर स्ट्रेस सेम होगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा क्या, पाई बाई 16 कट जाएगा क्या, हाँ सर। यहाँ से डी इन टर्म्स ऑफ डी नॉट आ जाएगा, कितना आएगा, डी इक्वल टू सॉरी डी इक्वल टू कितना आएगा, डी नॉट क्यूबिक रूट ले लो 1 माइनस 0.8 टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/3। अब तो ये मैथमेटिक्स से निकल जाएगा ना, कितना आ रहा है ये, डी इक्वल टू 1 माइनस 0.8 टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/3। इट इज कमिंग 0.839 डी नॉट, 0.8 टू दी पावर 4, yes, it is coming 0.839 डी नॉट, डी इन टर्म्स ऑफ डी नॉट। जो भी रिलेशन है इसको पुट कर दो, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ होलो अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यही पूछा था क्वेश्चन में। इट विल कम डी नॉट स्क्वायर 1 माइनस 0.8 स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, एंड डी इज नथिंग बट 0.839 डी नॉट, सो इट विल बी 0.839 स्क्वायर डी नॉट स्क्वायर। डी नॉट स्क्वायर कट जाएगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी ये, 0.8 स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 0.8 स्क्वायर डिवाइड बाई 0.839, इट इज कमिंग 0.5114। ये आ गया वेट ऑफ होलो अपॉन सॉलिड सा 0.5114। और क्वेश्चन में वेट ऑफ होलो और सॉलिड का रेशियो पूछा था, ये कितना आ रहा है, 0.511। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और इसका आंसर कितना है, 0.5114। ठीक है, अब सीधा लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपोजिट शाफ्ट का। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अ कंपोजिट शाफ्ट, उसका डायग्राम इधर बना दिया हूँ, इज मेड ऑफ स्टील ट्यूब विथ इनर ब्रास कोर परफेक्टली बॉन्डेड टुगेदर। ये बाहर वाला ये पूरा लेयर स्टील का है ये, ठीक है, और अंदर ब्रास का लेयर है और दोनों एक दूसरे से अच्छे से बॉन्ड किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। द शाफ्ट इज फिक्स्ड एट वन एंड दिख रहा है एंड सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ 40 किलो न्यूटन मीटर एट द अदर एंड। ये टॉर्क को टी बोलूँ तो पूरे पे ही टॉर्सन मूवमेंट इतना आ रहा है, टी कितना, 40 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 40 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम, ये हो गया। द शाफ्ट इज फिक्स्ड, शियर मॉडुलस ऑफ स्टील इज 100 गीगा पास्कल एंड ब्रास इज 50 में। मैं क्या करता हूँ ना, स्टील वाले पोर्शन के लिए एक बार के लिए सफिक्स 1 यूज कर लेता हूँ, चाहो तो GS यूज कर लो या 1 यूज कर लेता हूँ। ब्रास वाले पोर्शन के लिए मैं सफिक्स 2 यूज कर लेता हूँ। तो स्टील वाले पोर्शन का जी दिया हुआ है कितना, 100 गीगा पास्कल, यानी G1 दिया है 80 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 80,000 मेगा पास्कल। ब्रास वाले पोर्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी G2 दिया है, क्या कितना दिया है, 50 गीगा पास्कल, इन मेगा पास्कल इट विल बी 50,000 मेगा पास्कल। अच्छा, द आउटर रेडियस ऑफ द स्टील ट्यूब इज 100 mm। स्टील ट्यूब का आउटर रेडियस दिया है, ध्यान देना मैं क्या करता हूं,
स्टील ट्यूब का आउटर रेडियस दिया, मतलब ये रेडियस दिया है क्या? हाँ सर। इस रेडियस को जिससे भी डिनोट करना है, मान लो मैं आर नॉट से डिनोट किया या कैपिटल आर से डिनोट किया, तो ये कितना दिया है? 100 mm। ठीक है। साथ में क्या दिया है? इनर रेडियस ऑफ ब्रास कोर इज 50 mm। अच्छा, ब्रास कोर का इनर रेडियस दिया है ना, ब्रास कोर का इनर रेडियस मतलब ये दिया है क्या? हाँ। इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता। अच्छा, ये जो ब्रास कोर का इनर रेडियस है इसको स्मॉल आर से डिनोट किया, यहाँ लिख दे रहा हूँ 50 mm। क्या यही यही मेरा स्टील का पोर्शन का इनर रेडियस भी हो जाएगा क्या? ब्रास कोर का रेडियस इज इनर रेडियस ऑफ स्टील। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस एट द इंटरफेरेंस, उसको पॉइंट एक्स बोल दिया। इंटरफेरेंस मतलब जहां दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मान लो इस पॉइंट का बात करूं। एंड इन स्टील ट्यूब, ऐसा क्यों लिखा है? ध्यान देना, इंटरफेरेंस पे ना मटेरियल अचानक चेंज हो रहा है क्या? जैसे अगर मैं यहां पर एक बार के लिए इंटरफेरेंस करूं, इसको एक्स से डिनोट करूं, तो इसके जस्ट बॉटम में मटेरियल ब्रास है और जस्ट टॉप में मटेरियल स्टील है। तो जस्ट बॉटम और टॉप का बात करूंगा तो इनके बीच का गैप नेग्लिजिबल है। जैसे इस पॉइंट का सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही रहेगा, बट उसको जस्ट जस्ट टॉप में लोगे तो मटेरियल स्टील है, जस्ट बॉटम में लोगे तो मटेरियल ब्रास है। और मटेरियल अचानक चेंज होने से शियर स्ट्रेस भी अचानक चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब भी इंटरफेरेंस का निकालेगा तो इंटरफेरेंस में किस पोर्शन का निकालना है, जस्ट टॉप का कि जस्ट बॉटम का, ऐसे बता देगा। या इंटरफेरेंस में जिधर स्टील का मटेरियल है उसका निकालना है कि ब्रास का मटेरियल उसका निकालना है। जैसे अभी इंटरफेरेंस में कहाँ का निकालने बोला है? स्टील के मटेरियल का, वो निकल जाएगा। बट किसी भी कंपोजिट शाफ्ट में हम लोग ये कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बस एक फॉर्मूला याद रखोगे तो कंपोजिट शाफ्ट के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। वो एक फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। किसी भी कंपोजिट शाफ्ट में किसी भी पॉइंट का अगर मेरे को टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस निकालना है, बस एक फॉर्मूला याद रखो, टी। टी टोटल पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट है। ठीक है, मेरे को ये निकालने की जरूरत नहीं है कि टी का कितना पार्ट स्टील में आएगा, टी का कितना पार्ट, उससे कोई मतलब। टोटल टॉर्सन मूवमेंट देखो कितना है सर, टी। नीचे करोगे टोटल टॉर्सन रिजिडिटी। टॉर्सन रिजिडिटी मतलब जैसे यहाँ दो मटेरियल है ना, एक को मैं 1 बोला हूँ, एक को 2 बोला हूँ, तो जो 1 वाला पोर्शन है उसका G1 हो गया। उसके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड को J1 बोल देता हूँ। वैसे 2 वाला, और तुम लोग को एक चीज पता होगा, G और J के प्रोडक्ट को टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। तो स्टील वाले पोर्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी हो गया G1 J1। ब्रास वाले पोर्शन के लिए सफिक्स 2 यूज कर रहा हूँ, तो उसका टॉर्सनल रिजिडिटी हो जाएगा G2 J2। बट पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, यानी G1 J1 प्लस J2 J2। तो कंपोजिट शाफ्ट में नीचे लिखो टोटल टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ होल क्रॉस सेक्शन, इट इज नथिंग बट G1 J1 प्लस G2 J2। ये तो हो गया इनटू, ये तो एकदम फिक्स है, पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट और पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रिजिडिटी, ये तो क्रॉस सेक्शन बता देने से फिक्स हो जाएगा। अब उस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट का निकालना है, उस पॉइंट के हिसाब से ये वैल्यू लिखोगे। इसको व्हाइट कलर से लिख रहा हूं। ऊपर में आएगा स्मॉल आर इंटू जी, जहां स्मॉल क्या क्या है उस क्रॉस सेक्शन, ये वाला स्मॉल आर नहीं है, ये वाला स्मॉल आर, यहाँ तो आर चेंज हो रहा है ना, या सम कंफ्यूजन के लिए इसको एक बार के लिए आर डैश लिख देता हूँ। आर डैश क्या है? उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का भी शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो उसका सेंट्रॉइड से डिस्टेंस, और उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का भी शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो उस पॉइंट का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज जी। यानी ये पार्ट तो क्रॉस सेक्शन बता देने से फिक्स है, पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट, पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रिजिडिटी, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। अब उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट का सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस आर डैश, और उस पॉइंट के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। जैसे तुम लोग अगर पूरे का मटेरियल सेम होता क्रॉस सेक्शन का, तो शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला यूज करते हो ना, टी अपॉन जे इंटू आर डैश या आर। उसकी जगह कंपोजिट शाफ्ट में अगर क्रॉस सेक्शन में मटेरियल चेंज हो रहा है तो टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है टी, पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट G1 J1 प्लस G2 J2, पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रिजिडिटी इंटू आर डैश, उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकालना उसका सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस, जी इंटू जी, उस पॉइंट में जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकाले उस क्रॉस सेक्शन में उसका मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो टी तो मेरे को पता ही है 40 × 10⁶। पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालो, यानी G1 J1 प्लस G2 J2। कैसे निकालोगे? एक एक करके ना। सबसे पहले ना सॉलिड शाफ्ट के लिए जे का फॉर्मूला होता है π/32 d⁴, लेकिन उसको रेडियस के टर्म में लिखोगे क्योंकि यहाँ रेडियस दिया है। तो रेडियस के टर्म में तो डायमीटर इक्वल टू 2r करोगे, तो d⁴ को d को 2r से रिप्लेस करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और π/32 इंटू 16 को सिंप्लीफाई करोगे तो π/2 आएगा क्या? तो सॉलिड शाफ्ट का अगर डायमीटर रेडियस के टर्म में पोलर मोमेंट का फॉर्मूला लिखोगे तो π/2 रेडियस टू दी पावर 4 आएगा। चेक कर सकते हो कैलकुलेशन। तो अगर मैं एक एक करके लिखूं, पहले लिख लेता हूँ G1 J1, एक एक निकालो, हड़बड़ाओ ही मत। G1 J1, 1 स्टील को बुलाओ, स्टील का जी कितना है? 80,000 मेगा पास्कल। अच्छा, स्टील होलो है क्या?
तो जैसे सॉलिड होलो शाफ्ट का पोलर मोमेंट क्या होता है, π/32 d0⁴ माइनस di⁴ उसी को रेडियस के टर्म में लिखोगे तो जाहिर सी बात क्या होगा, π/32 r0⁴ माइनस ri⁴, जहाँ r0 आउटर रेडियस है और ri इनर रेडियस है। तो J1 कितना होगा, π/2 r0 स्टील का आउटर रेडियस कितना है 100 mm, स्टील का इनर रेडियस स्मॉल r के बराबर होगा विच इज नथिंग बट 50 ये आ जाएगा क्या, तो ये स्टील पोर्शन का टॉर्सन रिजिडिटी आ गया। कितना आएगा ये, कैलकुलेशन चेक कर लेना, π/2 इंटू 100⁴ माइनस 50⁴ इंटू 80,000, इट इज कमिंग 1.1781 इंटू 10⁻13। वैसे ही ब्रास वाले पोर्शन का टॉर्सन रिजिडिटी यानी G2 क्या होगा, जी ब्रास वाले पोर्शन का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज नथिंग बट 50,000 मेगा पास्कल। जे ब्रास वाले पोर्शन का पोलर मोमेंट इनर्शिया, और वो कितना होगा, π/2 सॉलिड है ना वो, इंटू रेडियस टू दी पावर 4, तो π/2 और ब्रास वाले पोर्शन का रेडियस 50 के बराबर है क्या, तो 50⁴ इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा ये, π/2 इंटू 50⁴, कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है वो गलत हो, इंटू 50,000, इट इज कमिंग 4.90874 इंटू 10⁻11। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो टोटल टॉर्सन रिजिडिटी क्या होगा, इन दोनों का सम G1 J1 प्लस G2 J2, ये कितना आ रहा है, 1.1781 इंटू 10⁻13 प्लस 4.90874 इंटू 10⁻11। कैलकुलेशन यू कैन चेक, इट इज कमिंग 1.22711874 इंटू 10⁻13। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या आ गया, टी आ गया, G1 J1 प्लस G2 J2 आ गया। अब मेरे को जिस भी पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकालना है वो निकल जाएगा। मेरे को किस पॉइंट का निकालना है, एक्स का। एक्स ये इंटरफेस है, बट इंटरफेस में दो मटेरियल है, स्टील और ब्रास। तो कौन से पोर्शन का निकालना है, जिधर का मटेरियल स्टील है। तो एकदम सिंपल है, मैं उसको टाउ एक्स लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए। टी तो उतना ही होगा, 40 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm डिवाइड बाई टोटल टॉर्सन रिजिडिटी। और टोटल टॉर्सन रिजिडिटी कितना है, कैलकुलेशन चेक कर लेना ना, 1.22711874 1.22711874 इंटू 10⁻13 इंटू आर डेस जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकालना है उसका सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, और शियर स्ट्रेस इस इंटरफेरेंस का निकालना है, चाहे जस्ट टॉप का निकालना हो जस्ट बॉटम का निकालना हो, उनके बीच का गैप तो नेग्लिजिबल होगा। तो इस इंटरफेरेंस का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है क्या, और स्मॉल आर कितना है 50, तो इंटू क्या हो जाएगा 50 इंटू जिस पॉइंट का भी शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो वहां के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और मैं इंटरफेरेंस में उस पॉइंट का निकालना है क्योंकि इंटरफेरेंस में स्टील और ब्रास दोनों आ रहा है, तो उस पॉइंट का निकालना है जिसमें स्टील इन्वॉल्व है, और स्टील का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है 80,000 मेगा पास्कल। सो इंटू 80,000 मेगा पास्कल, ये आ जाएगा क्या, शियर स्ट्रेस कितना आएगा ये, यार कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 13.04 मेगा। तो इस इंटरफेरेंस पे वो पॉइंट जिस जहाँ का मटेरियल स्टील है उस पॉइंट का जो शियर स्ट्रेस है कितना आ रहा है 13.04 मेगा पास्कल इंटरफेरेंस पे, और यही निकालना था क्या मेरे को क्वेश्चन में, ठीक है। इंटरफेरेंस पे जो इधर स्टील है वहाँ का कितना आ रहा है 13.04। मेरे ख्याल से हम लोग टॉर्सन केस में हम लोग हर एक लेक्चर में एक ही टॉपिक डिस्कस करें ताकि बेहतरीन क्वेश्चन उस लेक्चर के उस टॉपिक के डिस्कस हो सके। तो आज हम लोगों ने किसका क्वेश्चन डिस्कस किया, टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट के 10 बेहतरीन क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर होगा एक एक क्वेश्चन, क्लियर पॉइंट। तो जब भी टॉर्सन लोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो अगर ये लेक्चर को समझ गए हो, ठीक है, तो तुम लोग को मेरे ख्याल से दिक्कत जाने वाला नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आज का क्लास तो यहीं एंड होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगेन हम लोग शेड्यूल डिस्कस कर एक बार बता देता हूँ तुम लोग को। आज 25 अक्टूबर है, आज हम लोगों ने टॉर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस किया।
कल हम लोग 26 अक्टूबर को, आज शायद ये लेक्चर प्रीमियर हो रहा होगा क्योंकि दिवाली के कारण हम लोग आज का लेक्चर प्रीमियर किए, बट कल मैं लाइव आऊँगा जहाँ तक है। और कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन। फिर 27 को डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का पार्ट 1, 28 को डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का पार्ट 2 और एनर्जी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 29 30 को जहाँ तक है सैटरडे संडे का गैप है, 31 को कंबाइन लोडिंग एंड थिन प्रेशर वेसल, और 1 अक्टूबर को कॉलम। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड धन्यवाद।